आज की हेडिंग का नाम है AS 13, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 13। तो आप इसकी हेडिंग डालना अकाउंटिंग फॉर इन्वेस्टमेंट्स। तो हम इन्वेस्टमेंट्स करते हैं, उससे रिलेटेड इसके बारे में बताया जाता है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 13 रिवाइज्ड। तो सबसे पहले लिखना है फर्स्ट एरो डाल के, दिस AS डील्स विद अकाउंटिंग फॉर इन्वेस्टमेंट्स in the financial statements of enterprise, in the financial statements of enterprise। यानी कि इस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में हम इन्वेस्टमेंट की अकाउंटिंग के बारे में करते हैं। निवेश है ना, हमने इन्वेस्ट कर दिया, उसकी अकाउंटिंग करते हैं। सेकंड पॉइंट, दिस AS डज नॉट डील विद, लेकिन इसमें हम किन चीज़ों को डील नहीं करते। दिस AS डज नॉट डील विद के बाद छोटे छोटे पॉइंट्स हैं। A, इंटरेस्ट कॉमा डिविडेंड कॉमा रेंट ब्रैकेट में covered under AS 9। B, operating or finance leases ब्रैकेट में AS 19। C, investment on retirement benefits, retirement benefit plans and life insurance enterprises, and life insurance enterprises। और D, mutual funds, venture capital funds, banks, comma public financial institutions, एटसेट्रा, मतलब इस नेचर के। तो बेसिकली ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड किन में डील नहीं करता। तो ये इन्वेस्टमेंट में तो डील करता है, लेकिन किन चीज़ों में डील नहीं करता। जैसे पर्टिकुलरली बता रहा है रेंट, इंटरेस्ट, डिविडेंड अगर हमें मिला तो ये सब हम अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 9 में पढ़ते हैं। तो ऑब्वियसली जब 9 में कवर होता है तो फिर इसको 13 में बाहर रखा। इसी तरह लीजिंग हम पढ़ेंगे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 19, तो उसमें ये ऑपरेटिंग और फाइनेंस लीजेस होते हैं, तो वहाँ पे कवर होते हैं, तो यहाँ से बाहर रखा। बाकी इसके अलावा जैसे जो इंश्योरेंस से रिलेटेड या रिटायरमेंट बेनिफिट प्लान से रिलेटेड अगर कोई निवेश आप करते हो, उनको हम यहाँ पर कवर नहीं करते, क्योंकि उनके नियम अलग चलते हैं, है ना। इंश्योरेंस गाइडलाइंस होती हैं, वो अलग चलती हैं। और सिमिलरली ये जो बैंक्स हो गए, ये जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हो गए, है ना, म्यूचुअल फंड्स हो गए, एटसेट्रा, तो इन पर भी अलग अलग RBI के, IRDA के अपने अपने रेगुलेशंस चलते हैं, तो इनको भी हम यहाँ पर कवर नहीं करते। तो यहाँ पर बेसिकली एक नॉर्मल इन्वेस्टमेंट को ही कवर किया जाता है। जैसे आप और मैं, मतलब हम कोई भी एक नॉर्मल कंपनी जब इन्वेस्ट करती है तो उसकी अकाउंटिंग के बारे में हमें पढ़ना होता है। फिर है नेक्स्ट पॉइंट, इन्वेस्टमेंट, कि भाई इन्वेस्टमेंट कहते किसे हैं। तो इसको आप हाईलाइट कर लेना, इन्वेस्टमेंट्स कि ये क्या होते हैं। इन्वेस्टमेंट्स आर एसेट्स held by an enterprise. Investments are assets held by an enterprise for
अर्निंग इनकम बाय वे ऑफ dividends, interest or rentals, comma, for capital appreciation, comma, or for other benefits, to the enterprise. इसमें स्टार डाल के लिखना है, स्टॉक इन ट्रेड इज नॉट इन्वेस्टमेंट। हालांकि ये बात आपको पता है, लेकिन फिर भी लिखना है, स्टॉक इन ट्रेड इज नॉट इन्वेस्टमेंट। तो स्टॉक इन ट्रेड जो है वो इन्वेस्टमेंट नहीं है। तो इसमें ये बता रहा है कि इन्वेस्टमेंट क्या होता है। तो इन्वेस्टमेंट का मतलब बहुत ही सिंपल है कि आप के ये एसेट्स होते हैं, पहली बात, और एसेट्स आप हेल्ड करते हो, क्यों करते हो? ताकि आप इनकम कमा सको। अब वो किसी भी रूप में हो सकती है, डिविडेंड के रूप में, इंटरेस्ट के रूप में, रेंट के रूप में, या कैपिटल एप्रिसिएशन के रूप में कि आपने बिल्डिंग खरीदी या लैंड खरीदी और आपका मोटिवाइज की वैल्यू बढ़ जाएगी, तो वो भी इन्वेस्टमेंट है। या किसी और बेनिफिट के रूप में आप मतलब इनकम अगर कमा रहे हो तो वो इन्वेस्टमेंट बन जाएगी। लेकिन हाँ, स्टॉक इन ट्रेड अगर आपके पास रखा हुआ है तो हम उसको इन्वेस्टमेंट नहीं कहेंगे, है ना। तो ये आपको पता ही है कि स्टॉक इन ट्रेड तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 में इन्वेंट्री में कंसिडर हो, है ना। तो ये इन्वेस्टमेंट नहीं है। तो वैसे नॉर्मल बात है, लेकिन फिर भी बता दी। नेक्स्ट पॉइंट, फेयर वैल्यू। ये भी काफ़ी बार टर्म यूज़ होगा। तो फेयर वैल्यू किसे कहते हैं? तो फेयर वैल्यू है इज द अमाउंट फॉर विच an asset could be exchanged between a knowledgeable, willing buyer and a knowledgeable, willing seller in an arm's length transaction। ब्रैकेट में लिख लो, इट कुड बी NRV और मार्केट वैल्यू। इट कुड बी NRV और मार्केट वैल्यू। तो ये भी एक टर्म काफ़ी यूज़ होगा कि भाई फेयर वैल्यू क्या है। तो वैसे तो फेयर वैल्यू का मतलब सिंपल है ना, लेकिन इसकी डेफिनेशन बड़ी अच्छी तरह से बनाई हुई है कि ये एक ऐसा अमाउंट है जिसके बदले में आप अपना एसेट एक्सचेंज कर सकते हो। जैसे मैं इसको समझाने के लिए लेता हूँ, मान लेते हैं आप एक प्रॉपर्टी ओनर हो, ठीक है, आपके पास एक घर है। अब मैं आ गया आपके पास, मैंने कहा कि मैं आपको 10 लाख रुपए देना चाहता हूँ, ये घर मुझे दे दो आप। तो इट इज़ द अमाउंट फॉर विच एसेट कुड बी एक्सचेंज्ड बिटवीन। अब ये एसेट किसके बीच में एक्सचेंज हो रहा है? नॉलेजेबल विलिंग बायर, मतलब एक बुद्धिमान भी होना चाहिए और विलिंग भी होना चाहिए। मतलब मान लो कोई ऐसी तफरी करने आ गया कि चलो मेरे को घर दे दो, लेकिन मेरी इंटेंशन नहीं है खरीदने की, तो मतलब यहाँ पे मेरे को कंसिडर नहीं करेंगे। तो मैं विलिंग बायर होना चाहिए और नॉलेजेबल होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने किसी को भी पकड़ के पूछ लिया। तो मतलब यही बता रहा है कि एक्सचेंज बिटवीन नॉलेजेबल विलिंग बायर एंड नॉलेजेबल विलिंग सेलर। आपको भी घर बेचना है, ऐसा नहीं कि आप भी तफरी करने निकल गए, चलो भाई घर पूछ लिया ऐसी। तो आप भी विलिंग हो बेचने के लिए, मैं भी विलिंग हूँ खरीदने के लिए, आप भी बुद्धिमान हो, मैं भी बुद्धिमान हूँ। तो जब हम मिलकर कोई प्राइस सेट करेंगे वो फेयर वैल्यू होगी।
और आगे ये भी लिखा है इन एन आर्म्स लेंथ ट्रांजेक्शन। आर्म्स लेंथ ट्रांजेक्शन क्या होता है? हाँ, आर्म लेंथ मतलब यही कि हाँ फेयर वैल्यू को ही आर्म्स लेंथ ट्रांजेक्शन कहते हैं। तो टेक्निकल वर्ड है, लेकिन मतलब इसका मतलब ये है कि इसमें कोई ऐसा नहीं है कि जान पहचान थी तो आपने चलो लाख रुपए कम कर लिए, ये सब चीज़ें नहीं होनी चाहिए। तो आर्म्स लेंथ ट्रांजैक्शन मतलब कि बिल्कुल जिसमें बायसनेस नहीं हो किसी भी रूप में, किसी भी तरह का, तो फेयर वैल्यू कह सकते हो वही। तो ये बेसिकली फेयर वैल्यू की डेफिनेशन बन गई। अब वो कुछ भी हो सकती है, आप इसको नेट रियलाइजेबल वैल्यू भी कह सकते हो, ये आपने टर्म सुन रखा है। आप इसको मार्केट वैल्यू भी कह सकते हो, है ना। तो ये बेसिकली होता है हमारा फेयर वैल्यू। इसके बाद है अगला टर्म, वो भी लिख लेते हैं, वो है मार्केट वैल्यू। कि मार्केट वैल्यू किसे कहते हैं? ये सिंपल है। तो मार्केट वैल्यू में लिखना है आपको इज द अमाउंट ऑब्टेनेबल फ्रॉम द सेल ऑफ an investment in an open market, ब्रैकेट में लिखा है net of necessary expenses, net of necessary expenses। तो इसका मतलब है कि भाई ये एक ऐसा अमाउंट है जो आपको अपनी इन्वेस्टमेंट को खुले बाजार में बेचने से मिल सकता है। मतलब वही तो मार्केट वैल्यू तो एक सिंपल टर्म हो गई। बाकी नेट ऑफ नेसेसरी एक्सपेंसेस का मतलब है कि अगर कुछ खर्चे नेसेसरी हैं तो वो डिडक्ट हो जाएंगे, माइनस हो जाएंगे। तो नेट ऑफ नेसेसरी एक्सपेंसेस। तो मार्केट वैल्यू मतलब आपको पता ही कि किसको कहते हैं। उसके बाद अगला पॉइंट, अगले पॉइंट का नाम है फॉर्म्स ऑफ इन्वेस्टमेंट। कि भाई निवेश कितने प्रकार का हो सकता है, फॉर्म्स ऑफ इन्वेस्टमेंट्स। तो इसको बस आप अंडरलाइन कर लो, इसमें छोटे छोटे एग्जांपल्स हैं कि भाई कभी कभी हो सकता है हैविंग फिजिकल एग्जिस्टेंस, हैविंग फिजिकल एग्जिस्टेंस, या हो सकता है एक नज़रिया नो फिजिकल एग्जिस्टेंस, ये भी एक नज़रिया हो सकता है। या हो सकता है हैविंग एक्टिव मार्केट, या फिर हो सकता है नो एक्टिव मार्केट। मतलब ये नज़रिए हैं बेसिकली, ये टाइप्स नहीं है, ध्यान रखना, ये टाइप नहीं है, ये नज़रिए हैं कि किस प्रकार की हो सकती है, क्या फॉर्म हो सकते हैं। कि भाई हैविंग फिजिकल एग्जिस्टेंस, तो जैसे आपने कहाँ निवेश कर दिया, लेट से आपने लैंड खरीद ली तो ये इसकी एक फिजिकल एग्जिस्टेंस हो गई। या आपने बिल्डिंग खरीद ली तो इसका मतलब ये इन्वेस्टमेंट ऐसी कर रखी है आपने जिनकी एक फिजिकल एग्जिस्टेंस है। कई बार इन्वेस्टमेंट ऐसी होती है कि जिसमें कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होती। लेट से आपने किसी कंपनी के शेयर्स खरीद लिए या किसी कंपनी के डिबेंचर्स खरीद लिए, है ना, तो ये इनमें कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होगी, ये सिर्फ पेपर ऑब्लिगेशंस हैं आपके पास, शेयर्स हैं, डिबेंचर्स हैं। इसी तरह नज़रिया हो गया हैविंग एक्टिव मार्केट। एक्टिव मार्केट मतलब ऐसा होता है कि जिसमें आपने कोई ऐसा निवेश करा है, जैसे गोल्ड खरीद लिया, तो गोल्ड का एक एक्टिव मार्केट है, पूरी दुनिया में चलता है, रोज़ उसके दाम बदलते रहते हैं, है ना, तो उसको एक्टिव मार्केट बोल देते हैं। तो इसमें एक छोटा सा लिख लो डैश डाल के या ब्रैकेट में कि भाई एक्टिव मार्केट का मतलब है कि फेयर वैल्यू कैन ईजीली बी डिटरमाइंड लाइक मार्केट वैल्यू। इसकी फेयर वैल्यू जो है इजीली डिटरमाइन की जा सकती है। अब जैसे गोल्ड में आपने निवेश करा, अब आप गोल्ड मेरे को बेचने आ गए, तो इसमें कोई धोखा नहीं हो सकता,
क्योंकि ये एक खुला बाजार है, एक्टिव मार्केट है। तो मुझे भी गोल्ड का रेट पता है, आपको भी गोल्ड का रेट पता है, तो हम सबको मार्केट वैल्यू पता है, तो इसमें हम ट्रांजैक्शन कर सकते हैं, फेयर वैल्यू है ना। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनके एक्टिव मार्केट नहीं होते, जैसे NFT, सुना है वर्ड, है ना। अभी तो नया है, नॉन फंजिबल टोकन्स। तो ये मान लो आपने उसमें निवेश कर दिया लेट से, तो बट इसमें अभी क्या है, मार्केट में एक्टिविटी कम है, तो फेयर वैल्यू डिटरमाइन करना बड़ा मुश्किल होगा। आप कहोगे $1,00,000, कोई कहेगा $2, कुछ भी हो सकता है, मतलब समझ रहे हो पॉइंट। तो ये जो हो सकता है, ऐसा इन्वेस्टमेंट भी हो सकता है जिसका कोई एक्टिव मार्केट अभी नहीं हो। यहाँ से जैसे 10 साल पहले बिटकॉइन जब बहुत रेयर था, तो वो भी एक एक्टिव मार्केट तब नहीं था लेट से। तो कोई भी ऐसा मतलब निवेश हो सकता है जिसमें मतलब फेयर वैल्यू डिटरमाइन करना इज़ नॉट ईजी। वो लिख लो ब्रैकेट में कि भाई फेयर वैल्यू कैन नॉट बी ईजीली डिटरमाइंड। तो इसमें फिर अलग अलग तरीके लगाए जाते हैं वैल्यूएशन के, क्योंकि यहाँ पर मार्केट एक्टिव नहीं है। तो इन्वेस्टमेंट मतलब किसी भी रूप की हो सकती है, ये बताने की कोशिश की गई है। उसके बाद क्लासिफिकेशन ऑफ इन्वेस्टमेंट्स, तो बस आपका मेन एएस तो इसी पर है, क्लासिफिकेशन ऑफ इन्वेस्टमेंट्स। अब आप बैलेंस शीट बनाते हो और बैलेंस शीट में आप अपना इन्वेस्टमेंट शो करते हो। तो आपको याद है ना, कंपनियों की बैलेंस शीट में इन्वेस्टमेंट 2 टाइम लिखा जाता है, कहाँ कहाँ, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट और करंट इन्वेस्टमेंट। बस तो ये क्लासिफिकेशन है मेन, और इसी की अकाउंटिंग पर ये एएस बेसिकली मतलब हमें बताता है कि क्या करना है। तो 2 क्लासिफिकेशन लिख लेते हैं, पहला एरो डाल के। पहले को बोलते हैं करंट इन्वेस्टमेंट, और 3 लाइन छोड़ के लिख लेना। दूसरे को बोलते हैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, जिसको बैलेंस शीट में आप नॉन करंट इन्वेस्टमेंट कह देते हो। तो 2 तरह के क्लासिफिकेशन होते हैं, एक को बोलते हैं हम करंट इन्वेस्टमेंट और दूसरे को बोलते हैं हम लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। अब करंट इन्वेस्टमेंट किसे बोलते हैं, डैश डाल के। करंट इन्वेस्टमेंट बोलते हैं कि रेडीली रियलाइजेबल and is intended to be held for not more than 1 year। यानी कि आपकी इंटेंशन इसको 1 साल से ज़्यादा रखने की नहीं है ना। अब इसमें इम्पॉर्टेंट वर्ड या इम्पॉर्टेंट बात जो है वो इंटेंशन है, यानी कि आपकी इंटेंशन जो है यहाँ पे मैटर करती है। वो अलग की बात है कि आपकी इंटेंशन तो थी कि मैं कल बेचूंगा, पर इसको आपने 10 साल चला लिया, वो अलग बात है। तो जब हम क्लासिफिकेशन कर रहे होते हैं तो हमारी इंटेंशन उस समय देखी जाती है। वो अलग की बात है कि एक्चुअल में बाद में कुछ और हो जाए, तब हम रिक्लासीफाई कर देंगे। लेकिन अगर कोई भी इन्वेस्टमेंट जो ईजिली रियलाइज़ कर सकते हो, आप बेच सकते हो, या जिसका उद्देश्य 1 साल से कम रखने का है, उसको हम करंट इन्वेस्टमेंट कह देते हैं। और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट किसको कह देते हैं। तो लॉ इतना दिमाग नहीं लगाता, कहता है इन्वेस्टमेंट्स अदर देन करंट इन्वेस्टमेंट्स, कहता है वो अपने आप लगाते रहो। तो भाई जो करंट इन्वेस्टमेंट्स नहीं है तो वो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट हो गए। तो ये सिंपल हो गई डेफिनेशन, और क्या है। तो हमें इतनी सिंप्लिसिटी चाहिए बस लाइफ में कि भाई लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट क्या है, जो करंट इन्वेस्टमेंट नहीं है वो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है। तो 2 तरह के क्लासिफिकेशन होते हैं। अब हमें मतलब ऑब्वियसली इनके बारे में एक अगला इम्पॉर्टेंट पॉइंट लिखना है कि हम इनकी वैल्यू कैसे करते हैं। तो वो आप नेक्स्ट एरो में लिखना। तो इसमें आप लिखना हाँ, तो इसमें आप हेडिंग लिखना वैल्यूएशन ऑफ इन्वेस्टमेंट्स, दैट इज कैरिंग अमाउंट।
कैरिंग अमाउंट का मतलब है कि आप बैलेंस शीट पर किस वैल्यू पर कैरी करोगे, है ना। तो दो बाइफरकेशन कर लेते हैं। पहले करंट इन्वेस्टमेंट का लिख लेते हैं नियम क्या है, और फिर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट का लिख लेते हैं। तो बहुत ही सिंपल नियम है इनके वैल्यूएशन के। तो करंट इन्वेस्टमेंट का तो है, डैश डाल के नीचे लिख लेना, कॉस्ट और फेयर वैल्यू दोनों को करली ब्रैकेट में कवर करके विच एवर इज क्या, लोअर, दोनों में से जो भी कम होगा। तो कॉस्ट और फेयर वैल्यू विच एवर इज लोअर, और स्टार डाल के लिख लेना एनी रिडक्शन, मान लो कोई भी रिडक्शन हुई, इज चार्ज्ड टू P&L अकाउंट, है ना। तो मान लो आपने कोई इन्वेस्टमेंट खरीदी 100 रुपये की, वो उसकी कॉस्ट हो गई, लेकिन ईयर के एंड पे फेयर वैल्यू निकली 90, तो अब आप बैलेंस शीट में इसको 90 पर वैल्यू कर लोगे, 10 रुपये की गिरावट को P&L में चार्ज कर लोगे। सिंपल, मतलब बिल्कुल जो बेसिक बात होती है वो। और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, लेकिन आप अगर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की बात करो तो उन्हें किस पर वैल्यू करना है, क्योंकि अब ये तो बिल्डिंग फर्नीचर की तरह हो गए लंबी अवधि के एसेट, तो उस पर हमारा हिस्टोरिकल कॉस्ट प्रिंसिपल चलता है। तो इनको तो हम किस पर ही वैल्यू करते हैं, एट कॉस्ट। तो ये तो हमेशा किस पर वैल्यू होंगे, एट कॉस्ट। लेकिन इसमें एक स्टार पॉइंट लिखना है नीचे। स्टार पॉइंट ये है, इफ देयर इज अ डिक्लाइन इन वैल्यू, और ब्रैकेट में ये भी लिखना है अदर देन टेम्परेरी, अदर देन टेम्परेरी, यानी कि ये नेगेटिव लैंग्वेज यूज हो गई कि अदर देन टेम्परेरी, मतलब वो ये कहना चाह रहा है कि अगर परमानेंट डिक्लाइन है, तो मान लो आपने एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट खरीदा 100 रुपये का, अब कुछ भी ऐसा हुआ लेट से जिसकी वजह से अब उसकी वैल्यू में गिरावट आ गई 20 रुपये की, और वो परमानेंट गिरावट है, मतलब ये ऐसा नहीं कि एक तो होती है टेम्परेरी गिरावट कि आज कम है परसों बढ़ जाएगी, ऐसा नहीं है, परमानेंट गिरावट आ गई। तो इफ़ देयर इज अ डिक्लाइन इन वैल्यू, है ना, और वो भी परमानेंट नेचर की, देन तो हम क्या करते हैं, देन प्रोविजन फॉर दिस डिक्लाइन is made and charged to P&L अकाउंट। तो बस फिर अब डिक्लाइन आ गई, गिरावट आ गई, तो फिर P&L में चार्ज कर लेते हैं, नाम दे देते हैं प्रोविज़न करके, कि भाई प्रोविज़न फॉर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट या फॉर फॉल इन लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, कि उसकी वैल्यू में गिरावट आ गई, तो जब वो परमानेंट नेचर की होगी गिरावट, तब हम उस गिरावट को फिर P&L में चार्ज करते हैं। अगर परमानेंट नेचर की नहीं है, फिर वो इन्वेस्टमेंट कॉस्ट पर चलती रहेगी, जस्ट लाइक बिल्डिंग या फर्नीचर जैसे आपका कॉस्ट पर चलता रहता है। तो ये एक बेसिक, मतलब हमारा सबसे इम्पॉर्टेंट वैल्यूएशन रूल था कि करंट इन्वेस्टमेंट को कैसे वैल्यू करेंगे और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट को हम कैसे वैल्यू करेंगे। बाकी अगला पॉइंट लिख लेते हैं। अगला पॉइंट है, अब इसमें एक टर्म हमने दो जगह यूज़ करी, कॉस्ट। तो अगला पॉइंट है कि भाई व्हाट इज कॉस्ट। तो कॉस्ट किसे कहेंगे, तो कॉस्ट का मतलब, हाँ मतलब ये वही बातें हैं जो अब आप करते करते आपके आधे बाल सफ़ेद हो गए, क्योंकि अब कॉस्ट मतलब वही एक्विजिशन प्राइस हो गया, प्लस ब्रोकरेज अगर दी आपने, है ना, फीस ड्यूटीज़ अगर कोई दी आपने,
एटसेट्रा, मतलब एक लॉजिकल बात है, एटसेट्रा। तो इनको हम कह सकते हैं कि ये हमारी कॉस्ट है। और कुछ चीज़ें हमारी कॉस्ट को इनफैक्ट लेकिन कम भी करती हैं, है ना, वो ब्रैकेट में लिख सकते हैं। जैसे क्या कॉस्ट को कम करेगा? जैसे आपने लेट से कोई प्री एक्विजिशन डिविडेंड मिल गया, है ना, वो हमारे कॉस्ट को कम कर देगा। जैसे हम आप पढ़ते हैं ना, तो वो सब चीज़ें हैं। तो वो लिख लेते हैं कि भाई प्री एक्विजिशन डिविडेंड और इंटरेस्ट विल रिड्यूस इट, वो ब्रैकेट में लिख लो। तो मतलब ये एक बेसिक बात है कि कॉस्ट क्या है। तो कॉस्ट मतलब लागत है। बाकी कुछ चीज़ें अगर प्री एक्विजिशन नेचर की होती हैं, यानी कैपिटल नेचर की होती हैं, तो वो आपकी कॉस्ट को कम कर देंगी। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट, अगले पॉइंट का नाम है रीक्लासिफिकेशन। रीक्लासिफिकेशन ऑफ इन्वेस्टमेंट। तो रीक्लासिफिकेशन का मतलब ये हुआ कि पहले अगर कोई करंट इन्वेस्टमेंट थी तो फिर वो लॉन्ग टर्म बन गई, या पहले कोई लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट थी वो करंट बन गई। तो अगर आप रीक्लासिफाई कर दोगे तो क्या होगा? तो दो बातें लिखनी है, तो लिख लेते हैं। व्हेन, पहली बात, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, when long term investments are reclassified as current investments, comma, transfers are made at lower of cost or carrying amount, lower of cost और carrying amount। तो बहुत ही सिंपल सी बात है कि अब मान लो आपकी एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट जो थी वो अब करंट इन्वेस्टमेंट बन गई। तो क्योंकि करंट इन्वेस्टमेंट का खुद का नियम होता है कि भाई कॉस्ट या फेयर वैल्यू विच एवर इज़ लोअर, तो जिस दिन हम ये रीक्लासिफिकेशन करेंगे तो अब हम जब उसको करंट इन्वेस्टमेंट शो करेंगे तो फिर से हम किस वैल्यू पर ट्रांसफ़र करेंगे? लोअर ऑफ कॉस्ट या कैरिंग अमाउंट विच एवर इज़ लोअर। कैरिंग अमाउंट मतलब जिस पर अगर वो बैलेंस शीट पे शो हो रही होगी या तो वो, या जो भी उसकी लागत होगी वो, उन दोनों में से जो भी लोअर वैल्यू होगी उस पर शो कर देंगे। और सेकेंड, जब उल्टा होगा, व्हेन करंट इन्वेस्टमेंट्स are reclassified as long-term investments, when current investments are reclassified as long-term investments, transfers are made at lower of cost और फेयर वैल्यू। तो इस बार भी हम फेयर वैल्यू और कॉस्ट में से जो लोअर होगा उस पर करेंगे। तो बस कैरिंग अमाउंट वर्ड की जगह इस बार फेयर वैल्यू लिख दिया, लेकिन कॉस्ट को कंपेयर करेंगे फेयर वैल्यू से और दोनों में से जो लोअर होगा वो वैल्यू को कंसिडर कर लेंगे। तो बेसिकली चाहे आप रिक्लासिफिकेशन इधर का इधर से करो, उधर का इधर से करो, दोनों में टेक्निकली आप कॉस्ट को उसके या तो कैरिंग अमाउंट से या फेयर वैल्यू से कंपेयर करोगे और जो लोअर होगा उस वैल्यू पर रिकॉर्ड कर लोगे। और लास्ट पॉइंट है डिस्क्लोजर। कि मतलब कुछ बातों को डिस्क्लोज करना है, तो वो लिख लेते हैं क्या क्या है। पहली बिंदी, तो क्या क्या डिस्क्लोजर करना है? पहली बिंदी में है अकाउंटिंग पॉलिसीज followed for valuation of investment
जो भी आपने इन्वेस्टमेंट को वैल्यू करने के लिए पॉलिसियाँ फॉलो करी हैं वो डिस्क्लोज़ करोगे। दूसरा, अमाउंट इंक्लूडेड इन P&L अकाउंट फॉर इंटरेस्ट, कॉमा डिविडेंड, कॉमा रेंटल्स एटसेट्रा। जो भी अमाउंट आपने इंटरेस्ट का, डिविडेंड का, रेंटल्स का मतलब मिला आपको इन्वेस्टमेंट पे, वो अमाउंट P&L में जो इंक्लूड कर रखा है उनको अलग से डिस्क्लोज करोगे। और तीसरी बिंदी, प्रॉफिट और लॉस ऑन डिस्पोजल ऑफ इन्वेस्टमेंट्स। अगर आपने इन्वेस्टमेंट्स बेच दी, उस पर जो भी प्रॉफिट या लॉस हुआ वो अलग से डिस्क्लोज़ करोगे। और क्या डिस्क्लोज़ करोगे? एग्रीगेट अमाउंट ऑफ कोटेड एंड अनकोटेड इन्वेस्टमेंट्स। आपने जितने भी निवेश कर रखे हैं उसमें से कोटेड कितने हैं और अनकोटेड कितने हैं वो बताओगे। अब कोटेड अनकोटेड मतलब नहीं बता, कोटेड अनकोटेड इन्वेस्टमेंट तो नहीं, कोटेड इन्वेस्टमेंट्स मतलब हो गया कि जब आपने किसी निवेश एक ऐसी सिक्योरिटी में करा है जो लिस्टेड इन स्टॉक एक्सचेंज हो, ठीक है, तो वो लिख लो। मतलब कोटेड इन्वेस्टमेंट मतलब इन्वेस्टमेंट इन सिक्योरिटीज लिस्टेड ऑन रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज, ठीक है। स्टॉक एक्सचेंज भी रिकॉग्नाइज्ड वाला, ये नहीं कि अपना दिल्ली के पीछे चांदनी चौक में जो दुकान के अंदर चल रहा है, मान लो मटके का गेम, वहाँ पर आपने लगा रखे हैं पैसे, तो एक रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज में ही मतलब NSE, BSE, NCDX, MCX ये सब जो है, तो रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज में अगर कोई सिक्योरिटी लिस्टेड है उसमें आपने निवेश कर रखा है तो कोटेड इन्वेस्टमेंट, अदरवाइज अनकोटेड। तो ये बात डिस्क्लोज करनी पड़ेगी कि भाई देखो इतना पैसा कोटेड में है और इतना पैसा अनकोटेड में है। और बाकी लास्ट पॉइंट में है एनी अदर डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट, एनी अदर डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट स्पेसिफाइड। मतलब समय समय पर कभी कभी सरकार भी खुद बता देती है कि कोई और डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट है तो फिर वो भी हम कर लेंगे, ठीक है ना। तो ये बेसिकली मतलब कहानी थी AS 13 की। क्वेश्चंस इसके भी लास्ट में देखेंगे, तो इसको आप क्लोज कर सकते हो। तो क्लियर हो गई कहानी इसकी। अब है नेक्स्ट पेज पर आप लिखना नई हेडिंग के साथ AS 16 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 16। AS 16 का नाम है, ये किस में हमारी अकाउंटिंग सिखाता है? बोरोइंग कॉस्ट्स। तो इसका नाम है बोरोइंग कॉस्ट्स। तो ये थोड़ा ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है एज़ कम्पेयर टू AS 13। एक तो नया है और प्लस इसमें प्रैक्टिकल क्वेश्चन आता है तो वो थोड़ा इम्पॉर्टेंट हो जाता है। तो इसमें लिखना है नंबर 1, बोरोइंग कॉस्ट इंक्लूड्स डैश डाल के। अब बोरोइंग कॉस्ट का क्या मतलब होता है, जैसे है ना, सबसे पहली बिंदी इंटरेस्ट, दूसरी बिंदी कमिटमेंट चार्जेस, तीसरी बिंदी कॉस्ट ऑफ मेंटेनिंग लोन्स, चौथी बिंदी फाइनेंस चार्जेस, पांचवी बिंदी एक्सचेंज डिफरेंसेस इफ एनी।
ये सब बोरोइंग कॉस्ट के अंदर आ सकते हैं। तो बोरोइंग कॉस्ट का मतलब है कि आपने बोरो करा, है ना, आपने बोरो करा और बोरो करा तो उसके बदले में जो खर्चा हो रहा है आपका, तो 99% तो बच्चों को इंटरेस्ट ही लगता है, या वो तो है ही है कि आप बोरो करते हो, लोन लेते हो तो बदले में बैंक को इंटरेस्ट देते हो। लेकिन कभी कभी कुछ और भी खर्चे हो जाते हैं, ये भी बोरोइंग से ही रिलेटेड है। कमिटमेंट चार्जेस, नाम बदल दिया। कई बार बैंक कहता है कि देखो आप हमसे बोरो कर रहे हो और बदले में आपको अब ये काम करने पड़ेंगे, अगर नहीं करोगे तो हम कुछ आपसे चार्जेस ले सकते हैं। या कई बार लोन मेंटेनेंस चार्जेस होते हैं कि भाई आपको एक बैंक ने ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी दे रखी है कि भाई पूरे साल के लिए 1 करोड़ रुपए आप ओवरड्राफ्ट कर सकते हो, लेकिन इस फैसिलिटी को मेंटेन करने से के लिए ही आपसे कहता है लाओ 10,000 रुपये दो। तो ये कुछ भी हो सकते हैं। तो मतलब फाइनेंस चार्जेस, अब फाइनेंस चार्जेस तो आप पढ़ते हो P&L में, एक हेडिंग भी होती है जिसको हम कहते हैं फाइनेंस कॉस्ट। तो इसमें भी किसी तरह के जैसे अंडरराइटिंग कमीशन आपने दिया, ब्रोकरेज दे दिया, वो भी हो सकता है ना। लोन लेने के चक्कर में आप ब्रोकरेज दे रहे हो तो वो फाइनेंस चार्ज हो सकते हैं। और AS 11 में जैसे आपने देखा था एक्सचेंज डिफरेंस, अब बोरो करा US के बैंक से तो अब इंटरेस्ट पे कर रहे हो, थोड़ा सा डिफरेंस आ गया, एक्सचेंज डिफरेंस बन गया लेट से कन्वर्जन के टाइम पर, वो भी फिर बोरो कॉस्ट के अंदर ही आ जाएगा। तो बोरोइंग कॉस्ट मतलब इन नटशेल कि हम जब भी लोन ले रहे हैं उस लोन से संबंधित कोई भी खर्चा अगर हो गया वो बोरोइंग कॉस्ट होगी। लेकिन हम रिस्ट्रिक्ट रखेंगे इंटरेस्ट से, क्योंकि हमारे पूरे AS में वो इंटरेस्ट पे ही चलेगा। तो आप मन में इंटरेस्ट सोच सकते हो कि हमने बोरो करा और उस पर इंटरेस्ट दे रहे हैं। नंबर 2 पॉइंट, एज पर AS 16, borrowing cost which is directly related to acquisition, construction and production of the qualifying asset should be के बाद लिखेंगे बहुत बड़ा कीवर्ड, उससे पहले 2 कीवर्ड्स और हैं, एक है डायरेक्टली और एक है क्वालिफाइंग एसेट। तो AS 16 क्या कहता है, बस इस लाइन में पूरा AS 16 ख़त्म हो जाएगा, लेकिन इस लाइन को करते करते 1 घंटा हो जाएगा, ठीक है। तो ये AS 16 क्या कहता है, ये है मुद्दे की बात। तो देखो ये लाइन क्या कह रही है, एज पर AS 16 बस एक चीज़ कहता है, उसी पे सब कहानी ख़त्म है कि बोरोइंग कॉस्ट का मतलब है, मन में आप क्या सोच रहे हो, इंटरेस्ट, कि जैसे आपने बैंक से लोन लिया और लोन के बदले में आप इंटरेस्ट पे कर रहे हो। अब ये जो इंटरेस्ट, मान लो 10,000 रुपये आप पे कर रहे हो, लेट से ये इंटरेस्ट है 10,000 रुपये जो आप पे कर रहे हो। अब इसका करोगे क्या, मतलब ये पूरा AS बस ये बता रहा है कि 10,000 रुपये का ट्रीटमेंट क्या है, इस बोरोइंग कॉस्ट का, इस इंटरेस्ट का ट्रीटमेंट क्या है। तो बताओ कहाँ क्या करोगे इसका, क्या आप इसको P&L में क्रेडिट साइड लिखोगे या डेबिट साइड लिखोगे? डेबिट साइड लिखेंगे, क्योंकि हम इसको क्या मान रहेंगे, एक्सपेंस, है ना। लेकिन कभी कभी ऐसा नहीं होएगा, कभी कभी वो कहेगा कि इंटरेस्ट को एक्सपेंस नहीं मानना है। उसी पर ये AS 16 बेस्ड है। देखो वो क्या कह रहा है कि इंटरेस्ट विच इज़ डायरेक्टली रिलेटेड। अब मान लो ये 10,000 रुपये जो इंटरेस्ट मैं दे रहा हूँ, जिस लोन पर दे रहा हूँ, अब आपको तो मैंने ये बताया ही नहीं कि ये लोन मैंने क्यों लिया। अब सुनो कहानी, ये जो मैंने लोन लिया 10 लाख का, इस लोन से मैं एक बिल्डिंग बना रहा हूँ, इस लोन के पैसों से मैं क्या बना रहा हूँ, बिल्डिंग बना रहा हूँ, यानी कि एक एसेट क्रिएट कर रहा हूँ। तो अब पूरा सेंटेंस पढ़ो कि बोरोइंग कॉस्ट विच इज डायरेक्टली रिलेटेड टू द एक्विजिशन, कंस्ट्रक्शन, प्रोडक्शन ऑफ द क्वालिफाइंग एसेट शुड बी
कैपिटलाइज्ड। तो बस ये हो गया AS 16। तो अब इस 10,000 रुपए के ब्याज को हम क्या करेंगे? हाँ, अब हम इसको खर्चा नहीं मानेंगे, हम इसको बिल्डिंग की ही कॉस्ट में जोड़ देंगे। तो ये है तो वही बच्चों वाली बातें जो करते करते अब आप मतलब बूढ़े ही हो गए। तो इस पे भी एक अलग AS बन गया 16, है ना। लेकिन है तो बात वही पुरानी कि ये ब्याज जो हम दे रहे हैं ये अगर डायरेक्टली रिलेट कर रहा है किसी क्वालिफाइंग एसेट के बनने बुनने से तो हम इसको कैपिटलाइज करेंगे। लेकिन अब इसमें मज़ेदार कहानी जो है ना वो ये है कि क्वालिफाइंग एसेट वर्ड लिखा है ना। तो ये क्या होता है? क्वालिफाइंग एसेट क्या होता है? जो एसेट अंडर कंस्ट्रक्शन हो, ऐसा तो आप सोच रहे हो। तो अब पॉइंट नंबर 3 में आपको ये सिखाया जाएगा कि क्वालिफाइंग एसेट किसे कहेंगे। तो आप लिखो क्वालिफाइंग एसेट, कि क्वालिफाइंग एसेट क्या है। तो इसमें लिख लेना इट मीन्स एन एसेट which takes dash period of time to get ready for its intended use, इंटेंडेड यूज। और ब्रैकेट में लिख लेना जनरली एन एसेट whose construction takes dash period, ब्रैकेट क्लोज। तो क्वालिफाइंग एसेट की परिभाषा बहुत ही सिंपल दे रखी है इंस्टीट्यूट ने आपके लिए, सीए साहब, कि भाई कोई भी एसेट, इट मीन्स एन एसेट विच टेक्स, जो ले, क्या ले, डैश पीरियड ऑफ टाइम टू गेट रेडी फॉर इट्स इंटेंडेड यूज़। कि भाई मान लो मुझे बिल्डिंग है, मशीन है, कोई भी एसेट हो जिसका मेरा इंटेंडेड यूज़ जो है वो ये है कि इसको चलाना है या बिल्डिंग में रहना है। अब वो इंटेंडेड यूज़ में आने तक अगर डैश पीरियड ऑफ टाइम ले रही है तो फिर हम इसको क्वालिफाइंग एसेट कहेंगे। अब वो डैश मतलब कितना पीरियड ऑफ टाइम, कितना समय ले रही है बिल्डिंग, बताओ। तो क्या लिमिट रखी होगी आईसीआई ने, सोचो, दिमाग लगाओ कि भाई कितने समय को वो कहेगी कि हाँ ये तो अब क्वालिफाइंग एसेट है, और अगर इससे कम है तो नहीं। 6 महीने। तो लिखो इसमें है जी सब्सटैंशियल। आईसीआई कह रहा है मैं क्यों दिमाग लगाऊं जब सीए बैठे हैं दिमाग लगाने के लिए। कह रहा है भाई जो सब्सटैंशियल पीरियड ऑफ समय लेगा वो क्वालिफाइंग एसेट। अब अपने आप दिमाग लगाना कि भैया 2 दिन को सब्सटैंशियल कहना है कि 20 साल को सब्सटैंशियल कहना है, तो ये आपके ऊपर छोड़ दिया, ठीक है। तो ये सीए के लिए खुद छोड़ दिया कि भाई कोई भी एसेट जो आपको लग रहा है कि यार ये काफ़ी समय ले रहा है बनने में, तैयार होने में, तो आप इसको क्वालिफाइंग एसेट कहोगे। अब इसके एग्जाम्पल से समझाए तो मान लो ये बॉटल है। अब ये बॉटल मैंने खरीदी, तो जिस दिन खरीदी उसी दिन यूज़ कर ली, तो अब आप इसको क्वालिफाइंग एसेट कहोगे क्या? नहीं कहेंगे, क्योंकि इसके बनने में, इसको मतलब मैंने खरीद कर यूज़ करने में जो टाइम है वो सब्सटैंशियल टाइम नहीं है। लेकिन मान लो मैं बुर्ज खलीफा बना रहा हूँ लेट से, और मुझे लग गए 2 साल उसको पूरा बनाकर तैयार करके कि अब मैं इसको यूज़ करूँगा कि भाई इसको मैं रेंट पर देकर पैसे कमाऊँगा, तो वो क्वालिफाइंग एसेट है कि नहीं? फिर वो है। तो बेसिकली क्वालिफाइंग एसेट का मतलब ये, अब आईसीआई ने तो नहीं दे रखा, लेकिन आप मन में अपने मतलब ओन अंडरस्टैंडिंग के लिए समझ लो कि भाई लगभग जिसमें 6, 8 या 12 महीने तक का समय अगर लग रहा है लेट से, तो आप उसको कह सकते हो एक बार को, मतलब एक लॉजिकल थिंकिंग से, कि भाई ये एक क्वालिफाइंग एसेट होगा। लेकिन जो कुछ आपने आज खरीदा, आज ही रेडी है, वो क्वालिफाइंग एसेट नहीं है।
तो आम तौर पे इसमें बिल्डिंगें ही आती हैं हमारे नॉर्मल जीवन में, क्योंकि फर्नीचर तो आपने खरीदा, आज ही रेडी हो गया, आज ही यूज़ हो गया। तो इसमें 99% आपको जो मिलेगा वो बिल्डिंग ही मिलेगी, कि वो कंस्ट्रक्ट हो रही है तो 12 महीने लग गए, साल लग गया, 2 साल लग गए, तो उनको हम क्वालिफाइंग एसेट कह देंगे, है ना। तो ये है। तो जितने भी क्वालिफाइंग एसेट्स होंगे, तो इसीलिए मैंने भी यहाँ पर बिल्डिंग का ही एग्जाम्पल लिया था। तो अगर आप कोई भी ब्याज दे रहे हो एक ऐसे लोन का जो डायरेक्टली उस बिल्डिंग को बनाने के लिए यूज़ हुआ, तो उस ब्याज को कैपिटलाइज करना है। दिस इज AS 16 बेसिकली, है ना। इसके बाद पॉइंट नंबर 4, बोरोइंग कॉस्ट रिलेटेड टू नॉन क्वालिफाइंग एसेट। अब आप ये भी पूछोगे कि सर अगर बोरोइंग कॉस्ट किसी नॉन क्वालिफाइंग एसेट से रिलेट कर रही है, भाई मैंने बॉटल खरीदनी थी, तो बॉटल खरीदने के लिए मैंने लोन लिया और उस लोन पर ब्याज दे रहा हूँ, तो यानी कि बोरोइंग कॉस्ट किससे रिलेट कर रही है, किसी नॉन क्वालिफाइंग एसेट से, कि ये बॉटल खरीदने के लिए मैंने लोन लिया और उस लोन पर ब्याज दे रहा हूँ। तो फिर उस ब्याज का क्या होगा, क्या उसको मैं बॉटल की कॉस्ट में जोड़ दूँ? हाँ बिल्कुल सही। तो उसको तो लिखा है भाई शुड बी ट्रीटेड एज एक्सपेंस इन P&L अकाउंट। फिर वो भाई कैपिटलाइज नहीं होगा, वो तो खर्चा है नॉर्मल, तो उसको हम अपना नॉर्मल खर्चा ही समझेंगे, ये कह रहा है। ठीक है, तो समझ आ गया ना। तो मेनली तो AS 16 ये है, लेकिन फिर भी एक छोटा सा एग्जाम्पल कर लेता हूँ, एक डिस्कस आपके साथ, थोड़ा सा बेसिक कहानी याद करने के लिए। तो इसके लिए आप पेज को हाफ कर लेना, उससे आपको समझ आ जाएगा कि भाई क्या बात हो सकती है। तो लेट से मैंने 10% लोन लिया 1 लाख रुपए का, इधर भी लिख लेते हैं 10% लोन लिया 1 लाख रुपए का। अब इस 1 लाख रुपए को मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ बिल्डिंग के कंस्ट्रक्शन में, और दूसरी तरफ मैं इस 1 लाख रुपए को इस्तेमाल कर रहा हूँ कंप्यूटर खरीदने के लिए। अब 1 साल बाद मैंने इंटरेस्ट पे करा, इंटरेस्ट पर एनम कितना होगा, 10,000 रुपये, इधर भी 10,000 रुपये। तो मज़ेदार बात यह है कि पहले केस में जो ये 10,000 रुपये है, ये कहाँ शो हो जाएगा? हाँ, जो मैं बिल्डिंग बना रहा हूँ उस बिल्डिंग की ही कॉस्ट में ये जुड़ जाएगा, क्योंकि कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग जो है इज़ क्या, उसको हम क्या मानेंगे? क्वालिफाइंग एसेट। उसको हम क्या मानेंगे? क्वालिफाइंग एसेट। तो इसीलिए इस ब्याज को हम कैपिटलाइज करेंगे। लेकिन दूसरे केस में ये 10,000 रुपये के ब्याज का क्या होगा? हाँ, इसे हम अपना नॉर्मल P&L में खर्चा दिखाएंगे, क्योंकि ये ब्याज जिस लोन के बदले में दिया गया है वो लोन से हमने क्या खरीदा है? नॉन क्वालिफाइंग एसेट। तो बस ये है आपका AS 16 का मेन कार्यक्रम। तो ये बना लो, तो इससे क्या आपको एटलीस्ट बाद में देख के ना जल्दी रिवाइज हो जाएगा कि ये है। चलो, अब इसके नीचे एक डायग्राम बनाना है, उस डायग्राम से मतलब हमें अपनी एक अगली स्टोरी को समझना है। तो या पहले मैं बना देता हूँ, आप थोड़ा पीछे पीछे बनाना, क्योंकि कितना बड़ा है क्या है थोड़ा आइडिया हो जाएगा। तो मान लेते हैं मैंने एक लोन लिया आज, ठीक है, 10 लाख रुपए का, 10% का ब्याज, और मैंने एक बिल्डिंग की कंस्ट्रक्शन शुरू कर दी। ठीक है, बिल्डिंग की कंस्ट्रक्शन क्या कर दी? शुरू कर दी।
या बिल्डिंग मतलब लेट से मुझे कंस्ट्रक्ट करनी थी तो उसके लिए मैंने लोन ले लिया। अब इस ड्यूरेशन में मैं यहाँ लिख देता हूँ कि मैंने एक लैंड परचेज करी, मतलब 2 साल लग गए लोन लेने के बाद मुझे एक ज़मीन खरीदते ज़मीन देखी कहाँ खरीदूँ ये वो फाइनलाइज होते होते 2 साल लग गए। ठीक है, तो इन 2 वर्षों में मैंने सिर्फ लोन लेने के बाद लैंड खरीद ली। अब जब लैंड खरीद ली तब मैं उसके बाद अपना कंस्ट्रक्शन इस बिल्डिंग पर शुरू कर रहा हूँ कि चलो भाई अब मैं बिल्डिंग बनाऊँगा। तो मैंने बिल्डिंग बनानी शुरू कर दी, 1 साल हो गया। फिर मैंने और बिल्डिंग बनानी शुरू कर दी, 1 साल हो गया। फिर उसके बाद लेट से 6 महीने के बाद मैंने बिल्डिंग का काम रोक दिया क्योंकि मज़दूरों में कुछ स्ट्राइक हो गई और मेरी बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन रुक गया लेट से। तो इस समय को मैं थोड़ा सा ऐसे डिज़ाइनर बना देता हूँ कि यहाँ पर मज़दूरों ने हड़ताल कर दी थी 6 महीने के लिए, स्ट्राइक। तो इस साल जो है तीसरे साल मेरा सिर्फ 6 महीने काम हुआ और 6 महीने स्ट्राइक रही। लेकिन फिर जब 6 महीने स्ट्राइक के बाद वापस से काम शुरू हो गया तो मेरी बिल्डिंग जो है फिर से काम शुरू हो गया और मेरी बिल्डिंग बनने लगी। और यहाँ आकर लेट से मेरी बिल्डिंग जो है वो कंप्लीट हो गई। अब बिल्डिंग कंप्लीट हो गई, बड़ी अच्छी बात है। उसके बाद 1 साल मान लेते हैं बाद मैंने अपने लोन को इस पॉइंट ऑफ टाइम पर रीपे कर दिया। तो ये एक स्टोरी बन गई। तो अब देखो जिस दिन हम बिल्डिंग का काम स्टार्ट करते हैं, कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करते हैं, उसको कहा जाता है कमेंसमेंट। क्या कहा जाता है? कमेंसमेंट। यानी कि यहाँ से मैंने कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करी। मैं लिख देता हूँ, कमेंसमेंट का मतलब है बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन स्टार्टेड। ठीक है, अब बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन चल रहा है। बीच में 6 महीने का दौर ऐसा आया था जब क्या चला था, बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन चला था कि नहीं चला था? उस साल नहीं चला था, रुक गया था। तो उस स्ट्राइक वाले पीरियड को कहते हैं सस्पेंशन। उसे क्या कहते हैं? सस्पेंशन। सस्पेंड होना, भाई रुक गया। और फिर दोबारा बिल्डिंग का काम चला और बिल्डिंग का काम फिर यहाँ पर लेट से ख़त्म हो गया। तो इसको बोलते हैं सिसेशन, यानी कि एंड हो जाना। तो ये हमारा बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन खत्म हो गया, यानी कि ब्रैकेट में लिख देता हूँ बिल्डिंग कंप्लीट। तो अब देखना बड़े ध्यान से। और फिर 1 साल बाद मैंने लोन रीपे कर दिया। तो हमने जो 10 लाख रुपए का लोन लिया था, 10% का ब्याज था, तो पर एनम हमारा इंटरेस्ट कितना आएगा हर साल का? 10,000 रुपये आएगा। तो देखो जब पहले साल 10,000 रुपये आएगा तो पहले साल यहाँ कर देता हूँ ऐसे, पहले साल का जो इंटरेस्ट होगा 10,000 रुपये, तो उसको तो मैं पीएनएल में ही चार्ज करूँगा। तो मैं एंट्री कर रहा हूँ पीएनएल डेबिट टू कैश कि मैंने इंटरेस्ट पे कर दिया और पीएनएल में चार्ज कर दिया। क्योंकि अभी तक मैंने अपने जिस कंस्ट्रक्शन की या जिस क्वालिफाइंग एसेट के लिए लोन लिया है उसको कमेंस नहीं करा। तो कानून ये कहता है, AS 16 ये कहता है कि जब तक कमेंसमेंट नहीं हो रहा तब तक आप इसको खर्चा मानेंगे। इसी तरह अगले साल सेकेंड ईयर में भी मैं इस इंटरेस्ट को क्या करूँगा? सेम खर्चा मानूंगा। लेकिन तीसरे साल जैसे ही मैंने बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन शुरू कर दिया तो अब तीसरे साल मेरी एंट्री जो होगी 10,000 के ब्याज की वो होगी क्या? बिल्डिंग डेबिट टू कैश 10,000 रुपये। क्योंकि इस बार मेरा कंस्ट्रक्शन शुरू हो चुका, तो जो ब्याज अब मैं दे रहा हूँ वो कैपिटलाइज होना शुरू हो जाएगा अकॉर्डिंग टू AS 16। समझ आ गया ना पॉइंट? ऐसे ही दूसरे साल भी बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू कैश। तीसरा साल बड़ा क्लासिक होगा। तीसरे साल पे 6 महीने ही कंस्ट्रक्शन चली थी, तो खाली 6 महीने के लिए ही मैं कैपिटलाइज करूंगा। और 6 महीने स्ट्राइक चली थी, तो
तो जब तक काम बिल्डिंग का रुका हुआ है तो उतने समय के ब्याज को कैपिटलाइज क्यों करूं, वो खर्चा है। लॉजिकल है ना पॉइंट। तो ये है AS16 में। फिर चौथे साल फिर से बिल्डिंग का काम चल रहा था, तो अब तो कोई टेंशन नहीं है, तो फिर से मैं पूरा 10,000 का इंटरेस्ट क्या कर दूंगा, कैपिटलाइज। और फिर उसके बाद जब मेरे को बिल्डिंग कंप्लीट हो गई, तो यानी कि सेसेशन, तो AS16 कहता है ब्याज का कैपिटलाइजेशन भी सेसेशन मतलब खत्म हो जाएगा। अब उसके बाद जो मैंने 1 साल बाद और जो ब्याज दिया होगा वो फिर मैं नॉर्मल खर्चा मानूंगा, क्योंकि भाई बिल्डिंग बन गई, अब तो तुम ब्याज दिए जाओ और 10 साल देते रहो, उससे हमें क्या। तो AS16 ये कहता है कि कैपिटलाइजेशन विल कमेंस फ्रॉम द कमेंसमेंट, विल सस्पेंड ड्यूरिंग सस्पेंशन एंड विल सीज ड्यूरिंग सेसेशन। तो ये अंग्रेजी को मैंने डायग्राम पर पिरो के समझाया, समझ गए कि ब्याज का कैपिटलाइजेशन जो है वो कमेंसमेंट से शुरू होगा, सस्पेंशन पे सस्पेंड हो जाएगा और सेसेशन पे सीज हो जाएगा, एंड हो जाएगा। ये कहना चाह रहा है वो। उससे पहले का सारा ब्याज PNL में, बाद का सारा ब्याज PNL में, स्ट्राइक के टाइम का पूरा ब्याज PNL में। ये लॉजिक हो गया। तो समझ आ गया पॉइंट। तो ये आप बना लो, मतलब एक अपने रेफरेंस के लिए, मतलब ये बस अंग्रेजी लिखवाता तो आपको कम समझ आती, तो ये हमने डायग्राम में ही पॉइंट कवर कर लिया बस। तो इस पॉइंट में ये ही है, कहानी ही है कि भाई ब्याज का कैपिटलाइजेशन कमेंसमेंट से शुरू होता है, सस्पेंशन में रुक जाएगा और सेसेशन पे ख़त्म हो जाएगा। बस उससे आगे पीछे जो भी ब्याज दे रहे हो वो PNL में चला जाएगा। तो इसमें आप लोन को 1 लाख कर लो, वो हमने ब्याज 10,000 लिख लिया क्योंकि, तो ये लो 1 0 कम कर देता हूँ, तो लोन 1 लाख हो गया। वो तो मतलब कैलकुलेशन वैसे बन गई। तो पॉइंट मुद्दा यही था, तो ये बना लो आप। चलो, तो क्लियर हो गया वाला पॉइंट भी। बस, तो बेसिकली इसमें यही कहानी थी जो हमें लिखनी समझनी थी, है ना। तो अब हम इसके क्वेश्चंस जब करेंगे तब मैं इसमें आपको और सब बातें समझाऊंगा। तो इसको चाहे आप क्लोज कर दो। तो कॉन्सेप्ट इसमें मोटा मोटा यही है। तो बस एक सिंपल भाषा से अगर एंड करूं, तो अगर इसमें हम कोई स्पेसिफिक बोरोइंग कर रहे हैं, मतलब कोई बोरोइंग कर रहे हैं जिससे कोई क्वालिफाइंग एसेट अगर बना रहे हैं, तो उस लोन के ब्याज को हम कैपिटलाइज कर देंगे। और कैपिटलाइज कब करेंगे, कमेंसमेंट से कैपिटलाइज शुरू करेंगे, सस्पेंशन अगर हो गया तो रुक जाएगा बीच में और कमेंसमेंट तक चलेगा, है ना। बाकी इसके क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है, वो भी हम साथ में डिस्कस करते हैं दोनों में, ठीक है। चलो, तो बुक में आ जाओ आप। चलो, तो सबसे पहले हम AS13 के करते हैं, ठीक है ना। बुक में आपको AS13 के दे रखे होंगे, पेज नंबर है 3.130, इलस्ट्रेशन 1। इसमें लिखा है जी, एन अनकोटेड लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट इज कैरिड इन द बुक्स एट ए कॉस्ट ऑफ 2 लाख। तो हमारी एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है जिसको हम बुक्स में 2 लाख रुपए पर कैरी कर रहे हैं। मतलब वही कि बैलेंस शीट के अंदर हम अपने इस लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट को 2 लाख रुपए शो कर रहे हैं। द पब्लिश्ड अकाउंट्स ऑफ द अनलिस्टेड कंपनी रिसीव्ड इन May 2001 showed that the company was incurring cash losses with declining market share। अब कंपनी को लगातार लॉसेज हो रहे हैं और इनका मार्केट शेयर कम हो रहा है। एंड द लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट मे नॉट फेच मोर देन 20,000। इसका मतलब है कि इस लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की आज अगर हम बाजार में देखें वैल्यू, तो ये 20,000 से ज़्यादा ही नहीं है, ये कह रहे हैं। तो हाउ विल यू डील विद दिस वाइल प्रिपेयरिंग द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ R लिमिटेड फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2001। तो बेसिकली अब आपको पता चल गया, आप CA हो और इसने तो बैलेंस शीट में कॉस्ट पर दिखा रखी है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, लेकिन अब आपको पता लग रहा है कि ये कंपनी लगातार लॉसेज में जा रही है और इसका मार्केट शेयर कम हो रहा है। तो अब इसकी इन्वेस्टमेंट जो है ये 20,000 से ज़्यादा की नहीं है। तो मतलब इस बात को मैं ऐसे कह सकता हूँ कि एक तरह से अगर हम देखें बाज़ार के वैल्यू के हिसाब से, तो इसकी वैल्यू में 1,80,000 की क्या हो गई है, गिरावट हो गई है। अच्छा, अब वो हमसे पूछ रहे हैं कि क्या करना है। तो पहले हम सिंपल भाषा में करते हैं, फिर आंसर देखते हैं। तो
लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की वैल्यूएशन का आपको रूल लिखवाया था कि इसको हम वैल्यू करते हैं एट कॉस्ट, है ना, चाहे जो मर्जी गिरावट हो उससे हमें फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन नीचे स्टार में लिखा था कि अगर वो परमानेंट नेचर की है ना, अदर देन टेम्परेरी, तो फिर हम उस गिरावट का प्रोविज़न पीएनएल में चार्ज कर लेते हैं। तो हमें बस अब ये सोचना है कि क्या ये गिरावट जो है ये टेम्परेरी है या परमानेंट है, ये आप बताओ, क्योंकि आप सीए हो, कि ये जो गिरावट है ये अंग्रेज़ी पढ़ के या अपनी लॉजिक बुद्धि लगाकर आपको ये सोचना है कि ये गिरावट जो हुई है ये टेम्परेरी नेचर की लग रही है या ये परमानेंट नेचर की आपको लग रही है। टेम्परेरी नेचर की लग रही है। क्यों लग रही है टेम्परेरी नेचर की? नहीं, ये परमानेंट नेचर की गिरावट है। टेम्परेरी नेचर की गिरावट जो होती है ना, अगर कोई 2 लाख की चीज़ है तो वो अगर 1,99,000 की हो गई वो तो फिर भी टेम्परेरी है। प्रतिशत में आप देखो तो ये कितने प्रतिशत गिरावट हो गई, 2 लाख से सीधा 20,000 पर आ गई। 90% को टेम्परेरी गिरावट नहीं कहते, इसका मतलब कोई बहुत बड़ा खतरनाक हो रहा है ना। 2 लाख की चीज़ 20,000 हो गई तो इसका मतलब कितने प्रतिशत गिरावट हो गई है? 90%। तो इसको हम टेम्परेरी गिरावट नहीं कहेंगे, है ना। तो इसमें हम देखो क्या है, पहले आप आंसर देखो, सिंपल है। पहले तो यही बताया है कि भाई गिरावट जो है वो मतलब हम, क्योंकि हमें पता चल गया है तो हम अब इस बात को बैलेंस शीट के अंदर मतलब शो करेंगे। दूसरा फिर वो बता रहा है जो नियम होता है कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट को हम किस पर कैरी करते हैं, वैसे तो कॉस्ट पर, लेकिन अगर कोई परमानेंट नेचर की गिरावट आएगी तो उसको हम प्रोविज़न बनाकर शो करते हैं, तो इसको बोलते हैं प्रोविज़न फॉर डिमिन्यूशन। इसको आप हाईलाइट कर लेना, ये कीवर्ड है एग्जाम में लिखने के लिए, तो मैं भी वही कर रहा हूँ। तो फिर वो कह रहा है कि एज़ पर AS 13, इसीलिए AS 13 के मुताबिक हमें इस गिरावट को शो करना पड़ेगा। तो लिखा है देखो, प्रोविज़न फॉर डिमिन्यूशन शुड बी मेड टू रिड्यूस द कैरिंग अमाउंट ऑफ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट टू 20,000। तो हमें ये प्रोविज़न इसीलिए बनाना पड़ेगा और इसकी वैल्यू को, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की वैल्यू को अब बैलेंस शीट के अंदर हम क्या वैल्यू पर शो करेंगे? 20,000। तो मतलब बेसिकली आपको 1,80,000 की जो गिरावट ये हुई है ये परमानेंट नेचर की ही माननी पड़ेगी और फिर प्रोविज़न क्रिएट करना पड़ेगा। तो समझ आ गया ना पॉइंट? तो ये है। चलो दूसरा इलस्ट्रेशन ये भी देखते हैं। इसमें लिखा है एक्स लिमिटेड ऑन 1 जनवरी 2001 हैड मेड एन इन्वेस्टमेंट ऑफ 600 लाख in the equity share of Y Limited, of which 50% is made in long term category। तो इसका मतलब 300 लाख रुपए की तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है, एंड रेस्ट एज टेम्परेरी इन्वेस्टमेंट। तो इसका मतलब बची हुई 300 लाख की जो है वो करंट इन्वेस्टमेंट है। द रियलाइजेबल वैल्यू ऑफ ऑल सच इन्वेस्टमेंट ऑन 31 मार्च यानी 3 महीने बाद बिकेम 200 लैक्स। अब इस इन्वेस्टमेंट की कह रहा है जो वैल्यू हो गई वो 200 लाख रुपए हो गई, एज वाई लिमिटेड लॉस्ट अ केस ऑफ कॉपीराइट। तो जिस कंपनी में हमने देखो निवेश कर रखा है, जिस कंपनी के हमने इक्विटी शेयर खरीद रखे हैं, उस कंपनी ने कोई कॉपीराइट केस हार दिया तो भाई उसके शेयर की वैल्यू कम हो गई होगी। तो अब जो है मैं ऐसा लिख सकता हूँ कि अब जो इसकी मतलब मार्केट प्राइस है वो हो गई 200 लाख। तो 200 लाख का मतलब 100 लाख, 100 लाख। तो वो ये कह रहा है कि इट इज़ एपेरेंट दैट, कह रहा है ये काफ़ी एपेरेंट है कि रिडक्शन इन वैल्यू इज़ नॉट टेम्परेरी इन नेचर, खुद ही बता रहा है। तो हाउ विल यू रिकॉग्नाइज द रिडक्शन? तो पहले हम लॉन्ग टर्म वाले गिरावट की बात करते हैं कि लॉन्ग टर्म वाली 300 कॉस्ट थी और वो 100 हो गई। तो लॉन्ग टर्म में जो 200 की गिरावट हुई उसका आप क्या करोगे? प्रोविज़न बना दोगे और उसको पीएनएल में चार्ज कर दोगे। फिर करंट इन्वेस्टमेंट का क्या नियम होता है? कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज़ लोअर। तो उस हिसाब से क्योंकि लोअर वैल्यू है 100 तो आप करंट इन्वेस्टमेंट को भी 100 पर वैल्यू करोगे क्योंकि वो लोअर है। तो उसमें भी 200 की जो गिरावट हो गई उसको कहाँ रिकॉर्ड करोगे? पीएनएल में चार्ज करोगे।
तो आपको इसमें यही आंसर बताना है। तो पूरा आंसर बहुत ही बढ़िया आंसर है, मतलब एग्ज़ाम के लिए। देखो, तो पहले तो आप यही बता दोगे कि 600 लाख में से 300 हो गई लॉन्ग टर्म और 300 हो गई करंट, ये तो हो गई एक कहानी। फिर बताओगे कि गिवन सिचुएशन में जो करंट इन्वेस्टमेंट है उसमें भी 100 लाख की एनआरवी होगी और जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है उसमें भी 100 लाख की एनआरवी होगी। फिर दोनों के नियम बताओगे एज पर AS 13 कि भाई करंट इन्वेस्टमेंट का नियम क्या होता है, लोअर ऑफ कॉस्ट एंड फेयर वैल्यू, और इसीलिए हम उसको किस वैल्यू पर शो करेंगे, करंट इन्वेस्टमेंट को 100 लाख रुपए पर शो करेंगे। तो बस आप मुद्दे की चीज़ देखो, येलो ग्रीन कलर कर देता हूँ, कि जो रिडक्शन हुआ 200 लाख का करंट इन्वेस्टमेंट में, उसको हम कहाँ चार्ज कर देंगे, इन P&L। फिर आप लॉन्ग टर्म की कहानी बताओगे कि लॉन्ग टर्म का जो नियम होता है वो होता है कि हम उसको कॉस्ट पर वैल्यू करते हैं, लेकिन अगर कोई परमानेंट नेचर की गिरावट हो तो फिर हम उस परमानेंट नेचर की गिरावट को रिकॉग्नाइज करते हैं। तो इसीलिए लॉन्ग टर्म में भी जो हमारी 200 रुपये की गिरावट हुई है इन द लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, वो भी हम कहाँ चार्ज कर देंगे, P&L में। तो ये उनका आंसर बन गया। बट समझ आ गया ना पॉइंट। तो बेसिकली दोनों ही गिरावट P&L में ही चार्ज हो जाएंगे। तो ये था इसका। फिर देखते हैं इलस्ट्रेशन 3, ये भी एक इलस्ट्रेशन है इसका AS 13 का। मेसर्स इनोवेटिव गारमेंट्स मैन्युफैक्चरिंग कंपनी लिमिटेड इन्वेस्टेड इन द शेयर्स ऑफ अनदर कंपनी। तो आपने किसी दूसरी कंपनी में निवेश कर रखा है। ऑन 1 अक्टूबर 2003 एट ए कॉस्ट ऑफ 2.5 लाख, इट इज़ ऑल्सो परचेज्ड गोल्ड। तो आपने एक तो शेयर्स खरीद रखे हैं 2.5 लाख के। इट इज़ ऑल्सो परचेज गोल्ड ऑफ 4 लाख, गोल्ड खरीद रखा है 4 लाख का। एंड सिल्वर ऑफ 2 लाख, और सिल्वर खरीद रखा है 2 लाख का ऑन मार्च 2001। मार्केट वैल्यू एज ऑन 31 मार्च 2004 ऑफ द अबव इन्वेस्टमेंट्स आर एज फॉलोज। तो एक बार बड़े गौर से देखना, अब आपने जो शेयर्स खरीदे हैं वो खरीदे थे 1 अक्टूबर 2003 को, और ये जो नीचे मार्केट वैल्यू दे रखी है ये दे रखी है 31 मार्च 2004 की। लेकिन गोल्ड और सिल्वर आपने देखो कब खरीदे थे, ऑन 1 मार्च 2001, 4 साल पहले या 3 साल पहले। तो इसका मतलब गोल्ड और सिल्वर जो है ये तो आपने लंबी अवधि के लिए खरीद रखे, और माना भी यही जाता है गोल्ड सिल्वर के लिए, तो बाय डिफ़ॉल्ट ही ये माना जाता है कि गोल्ड और सिल्वर जो हैं वो आपने किसके लिए खरीदे हैं, लॉन्ग टर्म के लिए खरीदे। अब ये जो शेयर्स खरीदे ये उसने वैसे बताया नहीं है कि ये कितने के लिए खरीदे थे, लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म। तो हम अब यहाँ पर ऐसे ही कहते हैं कि आप कुछ भी एज्यूम कर लो, लॉन्ग टर्म भी कर सकते हो, शॉर्ट टर्म भी कर सकते हो, लेकिन हम लॉन्ग टर्म ही मान लेते हैं, क्योंकि अगर शॉर्ट टर्म हो तो फिर वो बोलता कि हमने बेचने के लिए खरीदे। तो हम ये मान लेते हैं कि शेयर्स भी जो उसने खरीदे हैं वो लॉन्ग टर्म के लिए ही खरीदे हैं। तो हमारे लिए बेसिकली शेयर्स भी लॉन्ग टर्म के लिए हो गए, गोल्ड भी लॉन्ग टर्म के लिए हो गया, सिल्वर भी लॉन्ग टर्म के लिए हो गया। तो मतलब तीनों ही लॉन्ग टर्म के लिए हमने खरीद रहे हैं, ये हम मान लेते हैं। अब वो कह रहा है मार्केट वैल्यू देखो कितनी हो गई, शेयर की 2,25,000, तो मतलब कितनी गिरावट, 25। गोल्ड 6 लाख का हो गया, तो गोल्ड में 2 लाख का फ़ायदा, और सिल्वर 3.5 लाख का हो गया, तो सिल्वर में 1.5 लाख का फ़ायदा हो गया। ठीक है, अब वो कह रहा है हाउ अबव इन्वेस्टमेंट्स विल बी शोन इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑफ मेसर्स इनोवेटिव ये फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2004 एज पर AS 13। तो बताइए CA साहब, पूरी केस क्लियर हो गया आपके आंखों के सामने कि शेयर खरीदे थे 2.5 लाख के, वो 2.25 के हो गए। गोल्ड पहले खरीदा था 4 लाख का, 6 लाख का हो गया। सिल्वर खरीदा था 2.5 लाख का, 2 लाख का, वो 3.5 लाख का हो गया। तो अब आप बैलेंस शीट बना रहे हो, तो अब आप क्या करोगे, कॉस्ट पर लेंगे। तो कॉस्ट मतलब जितने का खरीदा है तीनों को कॉस्ट पर लेंगे, मतलब वो शेयर्स को बैलेंस शीट में आप किस वैल्यू पर शो करोगे, जो इसकी कॉस्ट है 250 वो, या जो आज मार्केट वैल्यू है 2.25 वो।
तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट का हमारा नियम यही होता है कि हमें कॉस्ट पर लेना है, लेकिन अगर परमानेंट नेचर का डिक्लाइन होगा तो फिर उसको गिरावट को पीएनएल में चार्ज करेंगे, प्रोविजन बनाएंगे। तो अब ये जो गिरावट हुई है शेयर की वैल्यू में, ये परमानेंट नेचर की है या नहीं है? अब ये इसमें पढ़ के नहीं पता चल सकता है ना, तो यहाँ पर आईसीआई ने हमको छूट दे रखी है कि आप कुछ भी एज्यूम करके लिख लेना, तो दोनों सही हो जाते हैं, है ना। अच्छा, लेकिन गोल्ड का बताओ, गोल्ड की कॉस्ट है 4 लाख, मार्केट वैल्यू है 6 लाख, तो अब कितने पर शो करोगे? 4 लाख, क्योंकि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट को हमें कॉस्ट पर शो करना है, और फ़ायदा जो हो रहा है वो तो फिर हम नहीं रिकॉर्ड करते कहीं, प्रूडेंस कॉन्सेप्ट, उससे हमें कोई मतलब नहीं है, इग्नोर मारो। और ऐसी सिल्वर, वो भी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है तो हम कॉस्ट पर शो करेंगे, फ़ायदा जो हो रहा है तो कोई बात नहीं, प्रूडेंस है ना, तो वो तो हमारा चल ही रहा है। तो देखो इसका आंसर एक बार दिखाता हूँ, तो यही है। तो कह रहा है AS 13 के मुताबिक अगर इन्वेस्टमेंट आपने शॉर्ट टर्म के लिए परचेज़ करी है तो वो करंट इन्वेस्टमेंट होगी, अगर लॉन्ग टर्म के लिए करी है तो मतलब इंटेंशन अगर लॉन्ग टर्म के लिए है मोर देन 1 ईयर तो वो लॉन्ग टर्म कंसिडर होगी। लेकिन लॉन्ग टर्म प्रोविज़न जो होता है उसमें अगर कोई परमानेंट गिरावट हो तो फिर हम प्रोविज़न बना देंगे। तो अब इसमें इन्होंने बस एज्यूम कर रखा है कि ये जो शेयर्स हैं ये इन्होंने करंट इन्वेस्टमेंट मानते हुए इसको किस वैल्यू पर, लोअर ऑफ कॉस्ट या NRV। तो कॉस्ट थी 2,50,000, मार्केट वैल्यू थी 2,25,000, तो इसीलिए इन्होंने बैलेंस शीट में इसकी क्या वैल्यू कंसिडर कर रखी है? 2,25,000, ठीक है ना। तो हम यही कर लेते हैं क्योंकि ICAI से पंगे नहीं मानेंगे हम। तो आप इसमें एग्जाम में यही एज्यूम कर लेना कि जो हमने शेयर्स में इन्वेस्ट करा है वो हम क्या एज्यूम कर रहे हैं? करंट इन्वेस्टमेंट। हम ये मान रहे हैं कि इनको उसकी इंटेंशन छोटी अवधि के लिए इन्वेस्ट करने की थी, और 1 साल से कम, एक्चुअल में तो 1 साल से कम हुआ है, लेकिन क्या पता इंटेंशन उसकी रही हो लंबे तक। तो इंटेंशन तो यहाँ क्वेश्चन में लिखी नहीं है, तो हम कुछ भी एज्यूम कर सकते थे, पर इसमें करंट इन्वेस्टमेंट ही एज्यूम कर लेते हैं। गोल्ड और सिल्वर जो है, तो इसमें देखो लिखा है कि गोल्ड और सिल्वर जो हैं उनको तो हम किस इंटेंशन से होल्ड करते हैं? फॉर लॉन्ग टर्म, तो वो तो हमारे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट होते हैं। तो देखो कितना बढ़िया लिखा है, तो दे शुड कंटिन्यू टू बी शोन एट कॉस्ट, तो उन्हें हम कॉस्ट पर ही शो करते रहेंगे। तो गोल्ड 4 लाख का ही शो करेंगे और सिल्वर 2 लाख का ही शो करेंगे, इवन दो उनकी मार्केट वैल्यू बढ़ गई है, उससे हमें कोई मतलब नहीं है। तो क्लियर हो गया पॉइंट। तो बेसिकली उसी रूल पर चल रहा है AS 13 के कि करंट इन्वेस्टमेंट है तो कॉस्ट और मार्केट प्राइस विच एवर इज लोअर, और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है तो कॉस्ट पर शो करेंगे, अगर परमानेंट डिक्लाइन आएगी तभी PNL में चार्ज करेंगे। एक और इलस्ट्रेशन है इसका, फिर वो भी देख लेते हैं AS 13 में। तो देखो इसमें क्या कह रहा है, ABC Limited wants to reclassify its investment in accordance to AS 13. Decide and state the amount of transfer based on the following information. तो इसमें आप चाहें AS 13 का वो लास्ट वाला पॉइंट खोल सकते हो रजिस्टर में, रिक्लासिफिकेशन है ना, उस सेकंड लास्ट पॉइंट उसमें लिखवाया था। तो देखो पहले में लिखा है, फिर आप बताना, ए पोर्शन ऑफ करंट इन्वेस्टमेंट्स परचेज्ड फॉर 20 लाख टू बी रिक्लासिफाइड एज लॉन्ग टर्म, यानी कि हम एक करंट इन्वेस्टमेंट को लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट बना रहे हैं। द मार्केट वैल्यू ऑन द डेट ऑफ बैलेंस शीट इज 25 लाख। तो बताओ क्या लिखवाया था जब करंट से लॉन्ग टर्म बनाते हैं? विच एवर इज लोअर, बिल्कुल सही। तो हम इन दोनों में जब रिक्लासीफाई करेंगे तो इन दोनों में से लोअर कौन है? 20 लाख। तो पहले का मतलब आंसर है कि हम 20 लाख रुपए पर ट्रांसफ़र कर देंगे। ठीक है, अभी थोड़ी देर में देखेंगे आंसर। अब सेकंड देखते हैं पॉइंट। सेकंड में है अनदर पोर्शन ऑफ करंट इन्वेस्टमेंट परचेज फॉर 15 लाख, ये है कॉस्ट, टू बी रिक्लासिफाइड एज लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। तो फिर से आप करंट इन्वेस्टमेंट को लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट बना रहे हो। द मार्केट वैल्यू ऑफ दीज इन्वेस्टमेंट ऑन डेट ऑफ बैलेंस शीट इज 6.5 लाख। तो करंट इन्वेस्टमेंट को लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट बना रहे हो तो क्या है रूल? लोअर। तो इसमें हम कितने पर रिकॉर्ड करेंगे? 6.5 लाख में।
और जो 8.5 लाख की गिरावट हुई उस नुकसान को कहाँ पे चार्ज कर लेंगे, पीएनएल में, है ना, क्योंकि हमारी कॉस्ट तो थी 15 लेकिन आज एनआरवी या मार्केट प्राइस कम हो गई, ठीक है। उसके बाद थर्ड, सर्टेन लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स नो लॉन्गर कंसिडर्ड फॉर होल्डिंग पर्पजेज टू बी रिक्लासिफाइड एज करंट इन्वेस्टमेंट। अब इस बार हम लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट को करंट इन्वेस्टमेंट बना रहे हैं। ओरिजिनल कॉस्ट वॉज 18 लाख, ये है कॉस्ट, बट रिटर्न डाउन टू 12 लाख अदर देन टेम्परेरी डिक्लाइन, और ये डिक्लाइन भी कह रहा है अदर देन टेम्परेरी है। तो इसमें क्या था नियम, कॉस्ट और कैरिंग अमाउंट विच एवर इज लोअर। तो इसमें भी हम कितने पर रिकॉर्ड कर देंगे, 12 लाख पर रिकॉर्ड कर देंगे। तो बस ये देखो, फर्स्ट का आंसर है 20 लाख, ठीक है, सेकंड का आंसर है 6.5 लाख और थर्ड का आंसर है 12 लाख। तो क्लियर हो गया पॉइंट। चलो, तो AS 13 में तो जो क्वेश्चन आते हैं वो कोई भी मतलब प्रैक्टिकल वैसे नहीं आते, वो सारे आपके बस एप्लीकेशन बेस्ड होते हैं। अब आप हेडिंग डाल देना AS 16, उसके क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है, वो मैं आपके साथ करूँगा। तो AS 16 में सबसे पहले हम करेंगे ये वाला, इलस्ट्रेशन 1 है, ठीक है। तो ये पढ़ते हैं क्या कह रहा है। PRM लिमिटेड हैज़ ऑब्टेन्ड अ लोन फ्रॉम बैंक फॉर 50 लाख रुपए, ठीक है। तो आप कैलकुलेटर थोड़ा सा तैयार रखना बस। तो हमने एक लोन लिया बैंक से 50 लाख रुपए का, और ये लोन हमने लिया 30 अप्रैल 2001 को। इट वॉज यूटिलाइज्ड एज फॉलोज। अब हमने इसको कैसे यूटिलाइज करा, कंस्ट्रक्शन ऑफ शेड, एक तो हमने शेड बनाया, उसका कंस्ट्रक्शन करा 50 लाख रुपए। परचेज ऑफ मशीनरी, आपने एक मशीन खरीदी 40 लाख रुपए। वर्किंग कैपिटल मतलब रोज़मर्रा के काम के लिए 20 लाख रुपए। एडवांस फॉर परचेज ऑफ ट्रक, और ट्रक खरीदना है आपको, उसका एडवांस दिया 10 लाख रुपए। तो मतलब अगर मैं कुल खर्चा देखूं तो 50 और 40 90 और 20 110 120 लाख रुपए मतलब आपने टोटल इन ऑल खर्च करे। कंस्ट्रक्शन ऑफ शेड वॉज कंप्लीटेड इन मार्च 2002। ये जो शेड का कंस्ट्रक्शन था ये मार्च 2002 में कंप्लीट हुआ, तो लगभग 11 महीने लग गए इसको कंप्लीट होने में। आपने अप्रैल में लोन लिया था और शेड बनते बनते मार्च 2002 में बन गया। द मशीन वॉज इंस्टॉल्ड ऑन द डेट ऑफ एक्विजिशन, ये मशीन जिस दिन आपने खरीदी उसी दिन इंस्टॉल हो गई। डिलीवरी ऑफ ट्रक वॉज नॉट रिसीव, ट्रक अभी तक आपको मिला नहीं है। टोटल इंटरेस्ट चार्ज्ड बाय द बैंक फॉर द ईयर एंडिंग वॉज 18 लाख रुपए। अब वो कह रहा है कि हमने टोटल ब्याज 18 लाख रुपए का दिया है ना। तो कह रहा है शो द ट्रीटमेंट। तो पहले बड़े ध्यान से सुनना है, समझना है, फिर मैं बताता हूँ आपको, ठीक है। पहले आप क्वेश्चन समझ गए थोड़ा थोड़ा। तो अब देखो, हमने जो ब्याज दिया ये 18 लाख, वो एक इस लोन पर दिया जो हमने बैंक से 50 लाख का लिया, और ये 50 लाख का जो लोन लिया है बैंक से हमने, इस लोन की सहायता से हमने 4 काम करे। अब शेड बनाया, मशीन बनाई, ये बनाया, ये करा। अब ये सारा काम है टोटल 120 लाख का। अब ये दिमाग लगाना कि भाई 50 लाख का मैंने लोन लिया है, अब वो 50 लाख, अब या तो आप ये मान लो कि वो 50 लाख मैंने पूरे के पूरे शेड के कंस्ट्रक्शन में लगा दिए और बाकियों में कुछ नहीं लगाया, या तो ये मान लो, या ये मान लो कि 50 लाख के लोन में 40 लाख की मशीन खरीद ली, 10 लाख का एडवांस दे दिया ट्रक का, ऐसे ख़त्म हो गया। तो हम क्या माने कि प्रोपोर्शनेट, बिल्कुल सही। तो हम यही मानेंगे कि भाई ये जो है ये प्रोपोर्शनेटली सब में थोड़ा थोड़ा यूज़ हुआ होगा, जितना जितना प्रोपोर्शनेटली यूज़ हुआ होगा, हम यही मानेंगे लॉजिकली। तो अब अगर तो ये चारों ही चीज़ें क्वालिफाइंग एसेट हैं तो फिर तो हम ब्याज को कैपिटलाइज कर देंगे, और अगर ये क्वालिफाइंग नहीं है तो फिर हम इंटरेस्ट को पीएनएल में डाल देंगे। यही था ना लॉजिक उसका। तो पहले आपको मेरे साथ ये आइडेंटिफाई करना है इन 4 चीज़ों में
क्वालिफाइंग क्या है और नॉन क्वालिफाइंग क्या है। तो कंस्ट्रक्शन ऑफ शेड, ये 11 महीने लगे शेड को बनाने में, क्वालिफाइंग एसेट है ना, वेरी गुड। मशीन खरीद ली, नॉन क्वालिफाइंग, क्योंकि ये तो जिस दिन खरीदोगे उस दिन से यूज। वर्किंग कैपिटल, नॉन क्वालिफाइंग। और एडवांस फॉर परचेज ऑफ ट्रक, ट्रक बताओ, सोचो भाई, ट्रक है तो जिस दिन खरीदोगे उस दिन चलाओ, इसके बनने में कोई क्या हो रहा है, टाइम नहीं लगेगा। तो ये भी क्या है, नॉन क्वालिफाइंग एसेट। ठीक है, समझ आ रहा है। अब इस बात को मैं ऐसे डायग्राम पे समझा देता हूँ कि आपने जो 50 लाख का लोन लिया, उस 50 लाख के लोन से आपने 4 काम करे हैं प्रोपोर्शनेटली। क्या क्या 4 काम करें? 50 लाख का शेड बनाया, 40 लाख की मशीन खरीदी, 20 लाख का वर्किंग कैपिटल में रोज़मर्रा में यूज़ कर लिया, और 10 लाख का आपने ट्रक का एडवांस दे दिया। यही करा। लेकिन इन 4 कामों में ये भी क्वालिफाइंग नहीं है, ये भी क्वालिफाइंग नहीं है, ये भी क्वालिफाइंग नहीं है, खाली ये क्वालिफाइंग है जो शेड बनाया आपने। तो अब लॉजिकली सोचना है, इस 50 लाख के लोन पर हम कितना ब्याज दे रहे हैं? 18 लाख। कितना ब्याज दे रहे हैं? 18 लाख, है ना। तो ये जो ब्याज प्रोपोर्शनेटली शेड पर जा रहा होगा, या प्रोपोर्शनेटली शेड पर लगे हुए लोन का जो प्रोपोर्शनल होगा, उतना तो कैपिटलाइज करना चाहिए हमें। लेकिन ये जो इंटरेस्ट बाकी 3 कामों के लोन वाले प्रोपोर्शन पर जा रहा होगा, उसे क्या करना चाहिए हमें? पीएनएल में डालना चाहिए। क्लियर हो गया आपको पॉइंट अच्छे से, AS 16 के मुताबिक? तो आपको ये निकालना है कि 18 लाख के ब्याज में से कितना प्रोपोर्शनेटली शेड का लोगे और कितना प्रोपोर्शन बाकी तीनों का लोगे। तो ये निकाल लेते हैं हम, मैं भी नीचे निकाल लेता हूँ, वही सॉल्यूशन बन जाएगा। तो टोटल आपने 120 लाख रुपए खर्च करे थे, जिसमें शेड का काम था 50 लाख का, और बाकी 70 लाख का काम आपने करा था जो नॉन क्वालिफाइंग एसेट था। तो बस 18 लाख के ब्याज को आप अगर इस प्रोपोर्शन में बांट दोगे तो आपको ये पता लग जाएगा कि कैपिटलाइज करेंगे ऊपर वाला और पीएनएल में चार्ज करेंगे नीचे वाला, तो कितना कितना आ जाएगा? तो 7.5 लाख रुपए तो हम कैपिटलाइज करेंगे और 10.5 लाख रुपए हम पीएनएल में चार्ज कर देंगे। तो समझ आ गया ना क्वेश्चन ये? तो मतलब सॉल्यूशन में वर्किंग सॉल्यूशन आपका बस ये है बेसिकली। तो ये आप बना सकते हो, बाकी अभी बुक का भी दिखा दूंगा। तो 7.5 लाख रुपए आप कैपिटलाइज करोगे और 10.5 लाख रुपए आप पीएनएल में चार्ज कर दोगे। चलो तो एक बार दिखा देता हूँ, वैसे बहुत सिंपल है। तो इन्होंने तो एक ही लाइन में कदम कर रखा है। पहले ये बता दिया, देखो क्वालिफाइंग एसेट कितना है 50 लाख का, और बस फिर प्रोपोर्शन निकाल दिया। तो 7.5 लाख कैपिटलाइज और 10.5 लाख डेबिट टू पीएनएल, है ना। तो ये था बेसिक एक क्वेश्चन। अब जो अगला क्वेश्चन है उस पर आपको 100% लिखना है। पहले तो ये क्वेश्चन ज़रूर करके जाना है, और इसमें 1-2 छुपी हुई बातें जो थी जो मैंने इसी क्वेश्चन में सिखाने के लिए छोड़ रखी थी। तो ये मतलब आपका मस्ट क्वेश्चन है, जितनी बार करोगे ये रिवीजन भी उतनी बार में करना। और इस एएस का ये एक ही क्वेश्चन है बुक का जो बिल्कुल मस्ट टू मस्ट क्वेश्चन है। ये पढ़ते हैं, अच्छा क्वेश्चन है काफ़ी। एक्स लिमिटेड बिगेन कंस्ट्रक्शन ऑफ ए न्यू बिल्डिंग ऑन 1 जनवरी 2001। ठीक है, तो हमने एक बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन शुरू करा। तो मैं पूरा एनालाइज करूँगा, आप बस कैलकुलेटर पर मेरी मदद करते रहना। तो मैं डायग्राम बनाता रहता हूँ। तो हमने 1 जनवरी को एक बिल्डिंग बनानी शुरू करी। तो ऑब्वियसली अब शक्ल से ही लग रहा है कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग की बात कर रहा है, तो क्वालिफाइंग एसेट तो हो ही गया, है ना। तो ऐसे शुरू में ही हिंट्स पकड़ने हैं हमको।
इट ऑब्टेन्ड 1 लाख रुपए स्पेशल लोन टू फाइनेंस द कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग। अब इस क्वेश्चन में मुझे आपको ये सिखाना है कि कभी कभी हम स्पेसिफिक बोरोइंग करते हैं। क्या करते हैं? स्पेसिफिक बोरोइंग। तो मैंने 1 लाख रुपए का लोन बैंक से इसीलिए लिया, लिखा है 1 लाख रुपए स्पेशल लोन टू फाइनेंस द कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग। तो मैंने 1 लाख रुपए का लोन तो इसी काम के लिए ले रखा है कि भाई मैं बिल्डिंग बनाऊंगा। तो ये हो गई स्पेसिफिक बोरोइंग एट एन इंटरेस्ट रेट ऑफ 10%, और इस पर 10% ब्याज दूंगा। ठीक है। द कंपनीज अदर आउटस्टैंडिंग 2 नॉन स्पेसिफिक लोन्स। अब कंपनी के पास 2 नॉन स्पेसिफिक लोन्स हैं। एक है 5 लाख का जिस पर 11% ब्याज है, और एक है 9 लाख का जिस पर 13% ब्याज है। तो पहली चीज़ जो मुझे आपको सिखानी है वो नॉन स्पेसिफिक लोन्स को लेकर सिखानी है। इनको हम बोलते हैं जनरल बोरोइंग्स। तो पहले मैं खाली इसके बारे में ही सिखाऊंगा। तो आप सॉल्यूशन में सबसे पहले हेडिंग ये डाल लेना, जनरल बोरोइंग्स। मतलब ये हम सीख भी रहे हैं इस सॉल्यूशन के माध्यम से, और थोड़ा सा सॉल्व भी हो जाएगा। तो आप ऐसे हेडिंग डाल लेना, जनरल बोरोइंग्स। ठीक है। अब कॉन्सेप्ट समझना। हाँ, इस क्वेश्चन में तो 2 जनरल बोरोइंग्स है हमारी। हो सकता है एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए उसमें 3 हो, 4 हो, 5 हो, 10 हो, 100 हो। हालांकि ऐसा होगा नहीं, लेकिन हमें चीज़ सीखने की क्या करना है। अब जब भी जनरल बोरोइंग होती है ना, तो हमें उसको जनरलाइज्ड करना होता है। मतलब हमें उसको ये सोचकर अब वर्किंग करनी होती है कि अगर ये एक लोन होता तो कितने का होता। तो अब देखो ये हम कैसे करेंगे, पहले आप समझना। मेरा जो पहला लोन है वो कितने का है? 5 लाख का है, और मैं उस पर 11% ब्याज देता हूँ। तो एक बार आप कैलसी पर निकालना, कितना हो गया पूरे साल का? 55,000। फिर दूसरा लोन जो है वो है मेरा 9 लाख का। उस पर मैं कितना ब्याज देता हूँ? 13% का। ये कितना आ गया? 1,17। ठीक है। और मैं कह रहा हूँ और बहुत सारे होते तो हम लिखते रहते। अब हम इसको अगर जनरलाइज करना चाहते हैं तो हम ये कहेंगे, या हम ये पहले सोचेंगे कि मैं ऐसा भी कह सकता हूँ कि मैंने 14 लाख रुपए का लोन ले रखा है, जिस पर मैं पूरे साल 172 का ब्याज देता हूँ। तो अब मेरी जितनी भी जनरल बोरोइंग्स होती है ना, मुझे उसको जनरलाइज करना होता है। तो अब मैं पता है क्या बोलूँगा? अब आप ये बोलोगे या ये निकालोगे कि अगर मैं 14 लाख के लोन पर 1.72 का ब्याज दे रहा हूँ तो कितने प्रतिशत मेरा इंटरेस्ट है? 12.285 है %। ठीक है, तो 285 तक ले लेते हैं, चलो, % पर एनम। तो पता है अब हम क्या बोलेंगे? मतलब ये छोटी सी वर्किंग जो हमने करी, अब हम ये बोलेंगे या ये मानेंगे। अब मैं यहाँ लिख देता हूँ, मतलब आप मत काटना। अब मैं ये मानूंगा कि मेरे पास ये सब लोन नहीं है। मैं अब इस क्वेश्चन को कैसे देखूंगा? मैं ये मानूंगा कि मेरे पास एक 14 लाख रुपए की जनरल बोरोइंग है। मतलब मैंने एक जनरल लोन ले रखा है 14 लाख रुपए का एट द रेट 12.285%। अब हम ये समझेंगे, मतलब अब मेरे लिए क्वेश्चन ये बन गया कि मेरे पास 1 लाख का स्पेसिफिक लोन है जो खाली बिल्डिंग के लिए लिया है मैंने, और 14 लाख का मेरे पास एक नॉन स्पेसिफिक लोन है, मतलब जो मैं कहीं पे भी यूज़ कर सकता हूँ, वो 12.5 मतलब 12.285% पे लिया। अब हम इस क्वेश्चन को ऐसे इंटरप्रेट करेंगे। तो जब भी जनरल बोरोइंग्स होती है ना, हम सबसे पहले उसको जनरलाइज कर लेते हैं ऐसे। तो पहले इतना क्लियर हो गया? तो ये आपने नोट कर ली वर्किंग, मतलब वर्किंग है वैसे तो ये, लेकिन हो गया, समझ आ गया। तो अब हम इस क्वेश्चन को मतलब ऐसे इन निगाहों से देखेंगे कि मेरे पास 1 लाख रुपए की स्पेसिफिक लोन है और 14 लाख रुपए के मेरे पास जनरल बोरोइंग है। स्पेसिफिक लोन पर 10% ब्याज देता हूँ, जनरल बोरोइंग पे 12.285 ब्याज देता हूँ। ठीक है जी। अब देखो, अब आगे बढ़ रहा हूँ। अब उसने कहा एक्सपेंडिचर वर मेड
ऑन द बिल्डिंग प्रोजेक्ट वर एज फॉलोज। तो सबसे पहले पूरा साल बना लेता हूँ समझाने के लिए। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर, 12 महीने हो गए। तो कह रहा है जनवरी में हमने 2 लाख रुपए खर्च करे। अब जनवरी में मैंने 2 लाख रुपए खर्च कर दिए, तो मतलब अभी उसने कोई डेट्स नहीं दे रखी, तो हम पहली ही तारीख मान लेंगे। तो हम यही मान लेंगे पहली ही तारीख, ठीक है। अब मैंने जनवरी में बिल्डिंग पर 2 लाख रुपए खर्च करे, तो देखो मैं क्या मान सकता हूँ, मैं ये मान सकता हूँ कि मैं 1 लाख रुपए का लोन तो स्पेसिफिक बिल्डिंग के नाम के ही लाया था, है ना। तो जब मैंने ये 2 लाख रुपए खर्च करे, तो ऐसी एज्यूम कर रहा हूँ मैं, तो इसमें से 1 लाख रुपए तो मैंने कौन से लोन से इस्तेमाल कर लिए होंगे पैसे, स्पेसिफिक लोन से, और बचे हुए 1 लाख कौन से लोन से निकाल लिए होंगे, जनरल वाले से, ये मान लेता हूँ, ठीक है। तो जनवरी में मैंने जो 1 लाख रुपए हैं वो स्पेसिफिक लोन वाले यूज़ कर लिए, और नीचे लिख देता हूँ 1 लाख रुपए मैंने जनरल वाले यूज़ कर लिए। क्लियर हो गया। फिर फेब में कुछ नहीं करा, मार्च में कुछ नहीं करा, अब अप्रैल का महीना आ गया। 1 अप्रैल को मैंने 2.5 लाख रुपए खर्च कर दिए। तो ये कहाँ से करे होंगे, जनरल से। वेरी गुड। तो जनरल को मैं लाल रंग से ही लिख देता हूँ। तो ये 2.5 लाख रुपए मैंने कहाँ से खर्च करे होंगे, जनरल से। तो अप्रैल में मैंने 2.5 लाख रुपए खर्च कर दिए, तो रेड रंग से लिखने का मतलब है जनरल लोन इस्तेमाल कर लिया। फिर अप्रैल का महीना हो गया जी, मई, जून के बाद आ गया जुलाई में मैंने फिर 4.5 लाख रुपए खर्च कर दिए। तो कहाँ से यूज़ कर लिया होगा, जनरल से। तो फिर से ऊपर लिख देता हूँ 4.5 लाख रुपए जुलाई में यूज़ कर लिया। फिर उसके बाद अगस्त में कुछ नहीं, सितंबर में कुछ नहीं, अक्टूबर में कुछ नहीं, नवंबर में कुछ नहीं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 महीने ऐसे क्यों आ गए। अच्छा, ये जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, अच्छा दिसंबर। हाँ, अब दिसंबर में 1 दिसंबर को 1,20,000 रुपये खर्च कर लिए। तो ये कहाँ से खर्च करे होंगे, जनरल से। अच्छा, जनरल बोरिंग में वैसे हैं इतना पैसा, कहीं आप निकलवा ही रहे हो, जनरल कर रहे हो, तो ये भी ध्यान रखना है। जनरल में 14 लाख का लोन था, है ना। तो ये 1.2 लाख कहाँ से यूज़ कर लिए, जनरल से, ठीक है। तो अब देखना, अब वो कह रहा है बिल्डिंग वॉज कम्प्लीटेड ऑन 31 दिसंबर। तो कह रहा है बिल्डिंग कंप्लीट हो गई, तो पूरे 12 महीने लग गए। कह रहा है AS 16 के मुताबिक बताओ कितना ब्याज कैपिटलाइज करोगे और जनरल एंट्री कर दो, ये वो तो हम कर ही लेंगे, लेकिन फोकस हमको इस डायग्राम पर करना है बड़े ध्यान से। डायग्राम पहले दिख रहा है। अब जो हमने 1 लाख रुपए पहले स्पेसिफिक की बात करता हूं, उस पर हमने 10% ब्याज दिया होगा, तो वो कितना निकलेगा, 10,000, क्योंकि वो तो हम पूरे साल का ब्याज लगेगा, क्योंकि लोन हमने पहले दिन ही ले लिया, अगर यूज़ कर लिया तो वो तो पूरे साल का ब्याज लगेगा। तो वो कितना ब्याज हो गया, 10,000, जो हमने स्पेसिफिक लोन पर दिया होगा, राइट। लेकिन जनरल लोन पर जो आपका ब्याज निकलेगा वो बड़े ही ध्यानपूर्वक आपको कैलसी पर अलग अलग निकालना पड़ेगा, क्योंकि 1 लाख पर आप कितने महीने का ब्याज निकालोगे, 12 महीने का। 2.5 लाख पर कितने महीने का ब्याज निकालोगे, 9 महीने का। 4.5 लाख पर कितने महीने का ब्याज निकालोगे, 6 महीने का। और 1,20,000 पर कितने महीने का, 1 ही महीने का। और वो भी ब्याज का रेट क्या होगा, ये सारे लोनों का रेट क्या माना जाएगा, एट द रेट 12.285, राइट, क्योंकि ये तो सब जनरल बोरिंग करी है ना आपने, और जनरल बोरिंग हमने पहले ही कर ली थी कि भाई जनरलाइज एट द रेट 12.285। तो क्लियर हो गया पॉइंट। तो बस ये कैलकुलेशन हम सेकंड वर्किंग में कर लेते हैं इंटरेस्ट की, समझ आ गया। चलो, तो इसके लिए मैं इधर आ जाता हूँ। तो इसकी हेडिंग हम डाल देते हैं इंटरेस्ट, कि भाई कितना इंटरेस्ट हम कैलकुलेट करेंगे या पे करेंगे, वो पूरा निकाल लेते हैं कि क्या ब्याज आएगा। तो
तो सबसे पहले तो स्पेसिफिक लोन था हमारा 1 लाख का, है ना, तो उस पर तो हम 10% निकाल लेंगे पूरे 12 महीने का, तो वो तो कितना आ गया 10,000। और बाकी जो जनरल बोरोइंग थी उन पर अलग अलग ब्याज निकाल लेते हैं। 1 लाख पर 12.285% 12 महीने का, उसके बाद था आपका 2,50,000, है ना, 2,50,000 का। ये कैलकुलेशन मतलब आप थोड़ी देर में कर लेना, मैं लिख देता हूँ। 12.285% कितने महीने का? 9 महीने का। फिर 4.5 लाख रुपए आपने लिए 12.285% 6 महीने का, और फिर आपने 1,20,000 रुपये निकाले 12.285% 1 महीने का। तो ये कुल ब्याज मतलब अलग अलग करके टोटल ब्याज आप भी मुझे बता देना कि क्या आ रहा है। तो ये आप कर लो पहले। चलो तो एक बार बताओ अलग अलग। 12,285, 2,303, 2, अच्छा ये लाख में नहीं, लाख में क्यों है? हाँ ढंग से सीए की तरह बोलो। 23,334, ठीक है। अच्छा 34, ठीक है। चलो पॉइंट मैं छोड़ रहा हूँ। हाँ 27,641, फिर 1228, ओके, अच्छा इतना कम था, ठीक है। तो ये कुल ब्याज आप निकाल लो कि कितना आ गया पूरे मतलब टोटल, ठीक है। तो 74,189 कर लेते हैं, या 190 कर लो, वो तो कोई बात नहीं, जो भी है। तो हमने मतलब कुल मिलाकर बिल्डिंग बनने के दौरान ये ब्याज दिया होगा। मतलब आप इस बात से एग्री कर रहे हैं कि जब तक बिल्डिंग बनी तो स्पेसिफिक लोन पर ब्याज लिया, जनरल बोरोइंग पर ब्याज दिया होगा, तो वो हमने करा होगा। तो बस इस क्वेश्चन में ना असली मेहनत ब्याज निकालने की। ट्रीटमेंट तो आपको पता है अब क्या होगा, ये ब्याज कैपिटलाइज, क्योंकि बिल्डिंग क्वालिफाइंग एसेट है और इसको हम कैपिटलाइज करेंगे। लेकिन इसमें बस मेहनत जो थी ये कैलकुलेशन की मेहनत, लेकिन 12.285 रेट कैसे आया वो कॉन्सेप्चुअल पॉइंट आपने सीखा था, है ना। बस तो मतलब अब आपका काम आ गया। वो कह रहा है इसकी एंट्री करके दिखा दो। तो अब आपको अगर एंट्री करनी है तो एंट्री तो आपको सिखाई थी कि क्या हो जाएगी, बिल्डिंग टू कैश, बिल्कुल सही। तो वो हम लिख सकते हैं। तो एंट्री लिख लो आप एक छोटी सी, 31 दिसंबर को ईयर के एंड में, मतलब एक कंबाइन ही एंट्री कर लेते हैं। तो हमारी बिल्डिंग बनने का खर्चा कितना आया था वो भी बता दो एक बार। बिल्डिंग बनाने में कितना खर्चा आया था हमारा, ये कितने रुपए खर्च हो गए थे जोड़ना, 2 लाख और 250, 4.5 और 1,20,000, 10,20,000। तो ये तो कंस्ट्रक्शन की कॉस्ट है ही है 10,20,000, और साथ ही साथ ये ब्याज और कैपिटलाइज हो गया। तो एक बार आप पूरे ही निकाल लो। तो 10,20,000 और ब्याज तो 10,94,189। तो बस इसकी एंट्री कर दो, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, 10,94,189। तो मतलब एंट्री के नंबर है 5, लेकिन एंट्री की वैल्यू सही निकालने के लिए बस हमको इंटरेस्ट सही कैलकुलेट करना। ठीक है, तो क्लियर हो गया। तो बस ये है। तो इसका आंसर अगर आपको दिखाऊंगा तो इसका आंसर मतलब ये सब वर्किंग्स कर रखी हैं, है ना। तो ये रेट निकाला देखो जनरल बोरोइंग का, मेन कॉन्सेप्चुअल पॉइंट, और ब्याज आया 74,189। तो ये एंट्री आ गई, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, है ना। बाकी बाद में आप रिवाइज करो और गलती से किताब खुल गई
तो आप ये पहली टेबल देख के घबराना मत कि इन्होंने क्या कर रखा है। जो हमने अलग अलग लोन्स के महीनों के हिसाब से ब्याज अलग अलग निकाले थे, तो इन्होंने ये प्रोडक्ट मेथड लगा दिया। तो इन्होंने पहले पूरा ही प्रोडक्ट इकट्ठे निकाल लिया और बाद में इसका फिर 1 महीने का ब्याज निकाल दिया होगा, तो भी वो वही आएगा, मतलब वो वही तरीका है ना। तो वो कैलकुलेशन का तरीका अलग है, ध्यान रखना, आप घबराना मत, ये मैथमेटिक्स है बस। तो है वही जो हमने निकाला है, ठीक है। चलो, तो ये एक अच्छा क्वेश्चन था। बाकी 2 छोटे क्वेश्चन हैं वो और देख लेते हैं। इलस्ट्रेशन 3, चलो तो ये पढ़ते हैं। ये एक केस बेस्ड क्वेश्चन है, आप ऐसे ही बता पाओगे, ध्यान से पढ़ना बस। इसमें लिखा है द कंपनी ऑब्टेन्ड अ इंस्टीट्यूशनल टर्म लोन ऑफ 5,80,000, ठीक है। तो ये फिगर अलग से लिख लेते हैं। 5,80,000 का आपने लोन लिया फॉर मॉडर्नाइजेशन एंड रिनोवेशन ऑफ प्लांट एंड मशीनरी। प्लांट एंड मशीनरी एक्वायर्ड अंडर द मॉडर्नाइजेशन स्कीम एंड इंस्टॉलेशन कंप्लीटेड ऑन 31 मार्च 2002 अमाउंटेड टू 4,04,06, 58 lakh has been advanced to supplier for additional assets and the balance loan of 1,16,000 has been utilized for working capital purpose। तो देखो 580 के लोन में 4,06,000 भी मशीन के मॉडर्नाइजेशन के लिए लगाया, जिसको होते होते लगभग मतलब 31 मार्च 2002 हो गया। 58 लाख आपने लगाया किसी दूसरे एडिशनल एसेट को खरीदने के लिए या सप्लायर को एडवांस देने के लिए। तो 4,06,000 और 58 कितना हो गया, एक बार कैलसी पर जोड़ना, 464। तो 580 में से 464 तो माइनस कर दो तो कितना बचेगा, 116। तो वो कह रहा है जो बच गया लोन 116, वो आपने कहाँ लगा रखा है, रोज़मर्रा के कामों में। तो अब इससे मतलब ये हम निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि ये जो रोज़मर्रा के कामों में आपने पैसा लगाया, ये तो नॉन क्वालिफाइंग सीधा है। बाकी जो 406 लगाया मशीन के रिनोवेशन, इंस्टॉलेशन, मॉडर्नाइजेशन में, या जो 58 लगाया वो भी एडिशनल एसेट ही खरीदने के लिए या सप्लायर को देने के लिए, तो हम इन दोनों को मान लेते हैं कि ये क्या है, क्वालिफाइंग है। पहले इतना क्लियर हो गया। तो वो ये कह रहा है द अकाउंटेंट इज़ ऑन ए डायलमा। अब अकाउंटेंट जो है उनका मुंशी वो बड़ा परेशान है कि टोटल इंटरेस्ट ऑफ 52.20 जो इस साल का हुआ उसका क्या करूं। तो इस लोन पर जो टोटल ब्याज है वो 52.20 है। तो बस आपको ये बताना है आप इस ब्याज का क्या करोगे। तो या तो बताओ पूरे को कैपिटलाइज कर दोगे, नहीं, क्वालिफाइंग वाले हिस्से के प्रोपोर्शन पर कैपिटलाइज और 116 वाले हिस्से का पीएनएल में। तो एक बार कैलसी पर जल्दी से निकाल के बताओ क्या आएगा, फिर चेक करेंगे। तो कितना आ रहा है कैपिटलाइज वाला और पीएनएल वाला, ठीक है तो चेक कर लेते हैं। हाँ तो सही आ रहा है। तो देखो इन्होंने भी वही कर रखा है। तो इंटरेस्ट टू बी कैपिटलाइज में आ रहा है 41.76 ये वाला, और जो 116 पर प्रोपोर्शन खर्च करा वो आ रहा है 10.44, जिसको हम पीएनएल में लिखेंगे। तो क्लियर हो गया। तो सिंपल। बाकी एक लास्ट क्वेश्चन और है इसका, वो भी देख लेते हैं। इलस्ट्रेशन 4, ये भी आप केस स्टडी की तरह बताओगे, एक बार ध्यान से पढ़ते हैं। इसमें लिखा है टेक लिमिटेड हैज़ बोरोड 30 लाख रुपए फ्रॉम एसबीआई ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर 2001-2002। तो आपने 30 लाख रुपए का लोन लिया। द बोरोइंग आर यूज टू इन्वेस्ट इन शेयर्स ऑफ गिव लिमिटेड, ए सब्सिडरी कंपनी ऑफ टेक लिमिटेड। इस लोन को आप किस चीज़ में यूज़ कर रहे हो, शेयर्स खरीदने में। तो आप अब इसको अगर शेयर्स खरीदने में यूज़ कर रहे हो तो ये क्वालिफाइंग है कि नॉन क्वालिफाइंग एसेट है, नॉन क्वालिफाइंग एसेट है, क्योंकि शेयर खरीदना तो कोई सब्सटेंशियल पीरियड ऑफ टाइम लेगा नहीं फॉर इंटेंडेड यूज़, है ना भाई। आप इस लोन के पैसे को किस एसेट में यूज़ कर रहे हो, शेयर खरीदने में।
एक तरह से विच इज़ इम्प्लीमेंटिंग अ न्यू प्रोजेक्ट एस्टिमेटेड टू कॉस्ट 50 लाख, ठीक है। तो आप 50 लाख रुपए के मतलब शेयर्स खरीदना चाह रहे हो, इन्वेस्ट करना चाह रहे हो। एज ऑन 31 मार्च सिंस द सेड प्रोजेक्ट वॉज नॉट कंप्लीट, लेकिन ईयर एंड तक अभी तक ये प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं हो पाया। द डायरेक्टर्स ऑफ टेक लिमिटेड रिजॉल्व्ड, अब डायरेक्टर्स जो हैं मतलब आपके डायरेक्टर्स आपकी कंपनी के, रिजॉल्व्ड टू कैपिटलाइज द इंटरेस्ट एक्यूरिंग ऑन द बोरिंग अमाउंटेड टू 4 लाख एंड एडेड टू द कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट कमेंट। तो डायरेक्टर्स कह रहे हैं कि भाई इस लोन पर हमने जो 4 लाख का ब्याज दिया है उसको आप कैपिटलाइज कर दो और इस कॉस्ट में ही जोड़ लो। तो अब आपको टिप्पणी करनी है सीए साहब, गलत कर रहे हैं। वैसे भी जब ऐसे क्वेश्चन आए ना कि डायरेक्टर्स ये कह रहे हैं तो हमें तो डायरेक्टर को वैसे ही गलत साबित करना है, हम सीए हैं तो वैसे ही हम समझ जाएंगे कि ये गलत ही कर रहे होंगे, लेकिन फिर भी ऐसे नहीं है तो हम ऐसा नहीं करेंगे। लॉजिक तो पता चलेगा क्यों नहीं करेंगे हम, क्योंकि ये जो बोरोड फंड हम यूज़ कर रहे हैं शेयर्स खरीदने के लिए, है ना, तो इनको हम क्वालिफाइंग एसेट नहीं कह सकते, पहली बात। तो इसीलिए AS 16 में मतलब ये बात दी गई है कि भाई क्वालिफाइंग एसेट वो होता है जो सब्सटेंशियल पीरियड लेता है रेडी होने में। और ये शेयर्स जो हैं देखो लिखा भी है, सिंस शेयर्स आर रेडी फॉर इट इंटेंडेड यूज एट द टाइम ऑफ सेल इट कैन नॉट बी कंसिडर्ड एज क्वालिफाइंग एसेट। तो आपको ये मेन चीज़ बतानी है कि भाई शेयर्स जो हैं क्वालिफाइंग एसेट नहीं है। तो ये जो ब्याज आप दे रहे हो इसको हम कहाँ चार्ज करेंगे, P&L में, है ना। तो हम इसको इन्वेस्टमेंट में कैपिटलाइज नहीं करेंगे। तो क्लियर हो गया। तो ये भी एक केस बेस्ड का ही क्वेश्चन था, ठीक है। तो बस यही इसके सारे क्वेश्चन थे टोटल इन ऑल, लेकिन बस जो सेकंड हमने करा था वो एग्ज़ाम के लिए मेन इंपॉर्टेंट था। तो समझ आ गया AS 16। चलो तो बस डन, ख़त्म।